Morning guys. So let's start with today's session. Last time हम लोगों ने chapter 9 complete किया था if you remember. Today we're about to start with chapter 10. Hello, am I audible guys? Yes, sir. Okay. So आज हम लोग chapter 10 start करेंगे कंप्यूटर नेटवर्क का. So here is the PDF for the same. Chapter 10 basically talks about data link control DLC. Link control. Okay, क्या होता है समझते हैं. I hope I'm audible now. थोड़ा नेटवर्क इशू आ गया था तो मैं लॉग आउट हो गया था. हेलो. We will start with today's lecture with chapter 10. Chapter 10 basically talks about data link control. क्या होता है, क्या क्या पॉइंट्स है देखते हैं. सो फर्स्ट अगर आप देखेंगे व्हाट आर डीएलसी सर्विसेज, मतलब डेटा लिंक कंट्रोल के सर्विसेज क्या है. सबसे पहले तो फ्रेम सिंक्रोनाइज करेगा ये. जो हम लोग फ्रेम सिंक्रोनाइजेशन मतलब यहाँ पे डेटा फ्रेम्स जो सेंड करेंगे उसको सिंक्रोनाइज करेंगे. एज यू कैन सी डेटा आर सेंट इन ब्लॉक्स कॉल्ड फ्रेम्स. एक साथ पूरा डेटा सेंड नहीं होता, बराबर है. तो जो बंच ऑफ डेटा सेंड करेंगे वो डेटा को हम लोग वन बाय वन यहाँ पे सिंक्रोनाइज करेंगे सो दैट हम लोगों को सीक्वेंस पता रहेगा कि कौन सा सीक्वेंस में डेटा आ रहा है, कौन सा फ्रेम किसके बाद है, कौन सा फर्स्ट फ्रेम है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, लाइक दैट. सारे सीक्वेंस में तो नहीं आएंगे लेकिन हाँ सिंक्रोनाइज होंगे. मतलब यूज़र एंड पे पहुंचने के बाद में हम लोग वापस उसको प्रॉपर सीक्वेंस में डाल के एक कंप्लीट फाइल वापस क्रिएट कर सकते हैं हम लोग. ओके, सो यहाँ पे फर्स्ट वो दिया बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द ईच फ्रेम मस्ट बी रिकग्नाइजेबल. बिकॉज अगर ये फ्रेम्स अगर हम लोग को पता नहीं चला तो आपका जो फाइल है जो यूज़र एंड से सेंड हुआ है वो कभी भी वापस कंप्लीट ओरिजिनल फॉर्मेट में आ नहीं पाएगा. अगर वो जो भी फ्रेम्स है उसका स्टार्टिंग वाला पार्ट कौन सा है, एंडिंग वाला पार्ट कौन सा है, ये अगर हम लोग को पता नहीं रहेगा और वो अगर हम लोग प्रॉपरली वापस अटैच नहीं कर पाए. ओके, नेक्स्ट इज फ्लो कंट्रोल. फ्लो कंट्रोल ये अगेन दूसरा एक डेटा लिंक कंट्रोल का सर्विस है. क्या बता रहा है, सेंडिंग स्टेशन मस्ट नॉट सेंड फ्रेम्स एट अ फास्टर रेट देन द रिसीविंग स्टेशन कैन अब्जॉर्ब देम. बराबर है, ये अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है. अगर मैं अगर कोई एक डेटा सेंड कर रहा हूँ, जैसे मैं अगर आपको लेक्चर पढ़ा रहा हूँ, अब आप ये लेक्चर फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, आप ये कंसेप्ट जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं. तो आपका फर्स्ट टाइम जब हम लोग अगर कोई एक नया चीज़ सीखते हैं तो वो टाइम पे हम लोगों का अब्जॉर्बिंग स्पीड जो है वो काफ़ी लिमिटेड रहता है. तो अगर वो टाइम पे अगर मैं आपको बहुत फास्ट अगर चीज़ें सिखाना चालू कर दूंगा और एक ही या दो लेक्चर में ही मैं अगर दो तीन चैप्टर्स अगर कंप्लीट कर दूंगा तो वो आपको समझ में ही नहीं आएगा. बिकॉज हम लोग का अब्जॉर्बिंग स्पीड उतना नहीं है. गेटिंग. सो इसका मतलब क्या है कि अगर रिसीवर का जो स्पीड है, सपोज अभी हम लोग इंटरनेट टर्म में लेते हैं, अगर मेरा स्पीड सेंडिंग स्पीड अगर 20 Mbps का है लेकिन रिसीवर का जो रिसीविंग स्पीड है वो 4 Mbps ही है, तो क्या हो गया, सेंडिंग एंड रिसीविंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है. मैं अगर 20 Mbps पे डेटा सेंड करते रहूँगा लेकिन आप उसको रिसीव 4 Mbps पे ही कर रहे हो तो मेरा ज़्यादा फास्ट डेटा सेंड करके भी मतलब नहीं है. बिकॉज वो एक लिमिट के बाद में बफर में रहेगा या वो रिसीव ही नहीं होगा क्योंकि वो उतना फास्ट रेट पे जा रहा है. तो इसके लिए हम लोगों को ये देखना है फ्लो कंट्रोल में कि अगर रिसीवर का अगर रिसीविंग स्पीड अगर 4 Mbps का है तो भले मेरा सेंडिंग स्पीड 20 Mbps रहेगा फिर भी मैं उसको 4 Mbps पे ही सेंड करूँगा सो दैट रिसीवर उसको ईजिली रिसीव कर पाए. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज एरर कंट्रोल. अ बिट एरर इंट्रोड्यूस बाय ट्रांसमिशन सिस्टम मस्ट बी करेक्टेड. तो जो भी हम लोग 1010 जो भी बिट्स हम लोगों के फ्रेम्स में रहेंगे उसमें कोई भी अगर वो बिट लेवल पे भी अगर एरर है तो उसको आपको कैसे हैंडल करना है वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे.
देन नेक्स्ट इज एड्रेसिंग मैकेनिज्म. एड्रेसिंग मैकेनिज्म क्या होगा? अ मल्टी पॉइंट लाइन सच एज लैन होगा. मल्टी पॉइंट लाइन क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज एक साथ आप मल्टीपल लोगों से अपने वो लैन नेटवर्क में कनेक्टेड रहोगे, बराबर है. तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं? लैन नेटवर्क देन आइडेंटिटी ऑफ टू स्टेशन इन्वॉल्व इन अ ट्रांसमिशन मस्ट बी स्पेसिफाइड. एड्रेसिंग मैकेनिज्म वी आर टॉकिंग अबाउट आईपी एड्रेसिंग, बराबर है. तो लैन के अंदर कैसे हर एक कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर नेटवर्क जो छोटा सा आपका लोकल एरिया नेटवर्क वाला रहता है, उसमें कैसे हम लोग हर एक कंप्यूटर को इंडिविजुअल आईपी एड्रेस अलॉट करते हैं. एग्जैक्टली सिमिलर वे यहाँ पे भी आपके पास प्रॉपर एड्रेसिंग मैकेनिज्म होना चाहिए, जिससे हम लोगों को प्रॉपरली पता चलेगा कि हम लोगों को डेटा कौन से आईपी एड्रेस से कौन से आईपी एड्रेस पे भेजना है. कंट्रोल एंड डेटा ऑन द सेम टाइम. अब ये क्या बोल रहा है? इट यूजुअली नॉट डिजायरेबल टू हैव अ फिजिकली सेपरेट कम्युनिकेशन पाथ फॉर कंट्रोल इंफॉर्मेशन. Accordingly, the receiver must be able to distinguish control information from the data being transmitted. कंट्रोल इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या होगा कि अगर मैं कोई डेटा पैकेट या फ्रेम सेंड करता हूँ तो उसके पहले मैं सर्टन इन्फॉर्मेशन सेंड करूँगा ना, जहाँ पे वो जो पैकेट है या वो जो फ्रेम है उसका डिटेलिंग रहेगा. सो यहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन, या फिर अगर मुझे वो पैकेट को अगर रास्ता बताना है, या मैंने बोला है कि एग्जैक्ट यही स्पेसिफिक आईपी एड्रेस पे ये पैकेट शुड गेट डिलीवर्ड, तो वो जो स्पेसिफिक उसके कंट्रोल इन्फॉर्मेशन रहेंगे, आईपी एड्रेस सेंडर का, रिसीवर का कौन सा आईपी एड्रेस पे जाना चाहिए, कितने टाइम में पहुंचना चाहिए और कौन से रूट से जाना चाहिए, ये सारे इन्फॉर्मेशन हम लोग अलग रखेंगे फ्रॉम अ डेटा. तो रिसीवर एंड पे जब अगर वो पैकेट या फ्रेम रिसीव होगा तो वो इजीली उसको वो डिफरेंशिएट करने आना चाहिए कि ये वाला ही हम लोग का डेटा है और ये वाला कंट्रोल इन्फॉर्मेशन है जो हम लोग डेटा में कंसिडर नहीं करेंगे. देन नेक्स्ट हम लोगों को क्या बोला है? लिंक मैनेजमेंट. द इनिशिएशन, मेंटेनेंस एंड टर्मिनेशन ऑफ सस्टेन डेटा एक्सचेंज. मतलब सेंडर और रिसीवर के बीच में एक कनेक्शन क्रिएट होगा और वो कनेक्शन जो क्रिएट होगा उसी के ऊपर आपका डेटा सेंड होता है. तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं? फर्स्ट वी सपोज टू इनिशिएट द कनेक्शन बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर. जब तक आपका कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक, मतलब जब तक आपका कंप्लीट डेटा जो भी आपको सेंड करना है वो सारा डेटा सेंडर से रिसीवर तक नहीं पहुंच जाता, तब तक आपको ये लिंक या ये लाइन को क्या करना है? मेंटेन करना है. एंड एक बार आपका काम हो जाए, बाद में आप क्या करोगे? वो डेटा को, वो लिंक जो है सेंडर टू रिसीवर के बीच में, उसको हम लोग टर्मिनेट कर देंगे, बराबर है. ये वाला पार्ट आ गया. ओके, नाउ यहाँ पे क्या बोला है? डेटा लिंक कंट्रोल, डीएलसी प्रोटोकॉल जो है हम लोगों का, उसमें दो टाइप्स है. एक नॉइजलेस चैनल है जैसे सिंपलेस्ट एंड स्टॉप एंड वेट चैनल है, एंड एक नॉइजी चैनल है जिसके अंदर बहुत सारे सब टाइप्स आएंगे जैसे स्टॉप एंड वेट ARQ, गो बैक एंड ARQ एंड सिलेक्टिव रिपीट ARQ. तो ये अभी हम लोग टाइप पढ़ते हैं. अब जैसे हम लोगों ने पढ़ा है कि जो हम लोगों का नॉइजलेस चैनल है, अब ये नॉइजलेस चैनल डेटा कम्युनिकेशन में आप कभी भी अगर फ़ोन पे भी आप बात कर लो तो नॉइजलेस चैनल पॉसिबल नहीं है. थोड़ा बहुत नॉइज़ तो हमेशा आता है. मैं अभी अगर सुबह में, मैं अभी ये टाइम पे भी अगर लेक्चर दे रहा हूँ, स्टिल यू विल फाइंड कुछ ना कुछ नॉइज़ तो बैकग्राउंड से आएगा ही. सो नॉइजलेस चैनल जो है वो थियोरेटिकली पॉसिबल है, प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है, बराबर है. प्रैक्टिकली नॉइजी चैनल्स होते हैं. आप कहीं भी बैठ जाओ, कभी भी बैठ जाओ, लेकिन थोड़ा बहुत नॉइस कहीं ना कहीं से तो आपको सुनाई देगा ही. सो इट मीन्स कि आपको ज़्यादातर जो टेक्निक्स यूज़ करने रहते हैं वो कौन से रहते हैं? ये वाले 3 टेक्निक ज़्यादा यूज़ करने रहते हैं. प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, थियोरेटिकल एग्जाम्पल हम लोग के ये दो टेक्निक्स रहते हैं, सिंपलेस्ट एंड स्टॉप एंड वेट. क्योंकि ये दो टेक्निक्स थियोरेटिकली प्रॉपर है कि ओके चलो हम लोग के पास एक चैनल है जिसके ऊपर कोई नॉइज़ नहीं है, प्योर डेटा ही ट्रांसफ़र होगा, तो वो टाइम पे हम लोग ये दो समझ सकते हैं. लेकिन अगर कोई डेटा, कोई ओरिजिनल डेटा के साथ अगर कोई अनवांटेड डेटा मर्ज हो रहा है, दैट इज़ योर नॉइज़, राइट. तो वो नॉइज़ जो आ रहा है उसको हम लोग कैसे टैकल करेंगे, उसके साथ कैसे हम लोग डील करेंगे, तो वो नॉइजी चैनल के लिए हम लोग कैसे डील कर रहे हैं ना, उसके यहाँ पे पॉइंट्स है, तो उसके ऊपर हम लोग को फोकस करना पड़ेगा. ओके, सो सबसे पहले क्या बोला है? अनरिस्ट्रिक्टेड सिंपलेस्ट प्रोटोकॉल.
क्या बोला है, दिस इज वेरी सिंपल अनरिस्ट्रिक्टेड। देखो अनरिस्ट्रिक्टेड मतलब आप सिंपल एक प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं जिसके ऊपर कोई नॉइज नहीं है, आप आराम से डेटा सेंड करो, रिसीवर साइड पे वो रिसीव होगा, कोई डिस्टर्बेंस नहीं आएगा, कोई अनवांटेड डेटा उसके बीच में नहीं आएगा। दैट इज द सिंपलेस्ट वन, राइट। सो देखो नॉइजलेस चैनल का सबसे फर्स्ट जो पार्ट है दैट इज द सिंपलेस्ट वन। तो सिंपलेस्ट वन क्या बोल रहा है, दिस प्रोटोकॉल इज वेरी सिंपल, डेटा ट्रांसमिशन इज वन डायरेक्शन, both transmitter and receiver are always ready for sending or receiving the data. Then processing time is ignored. Then infinite buffer space, अब ये भी पॉसिबल नहीं है बिकॉज सेंडर साइड से अब बफर वाई भी रिक्वायर्ड अ बफर। अगर मैं अपने साइड से सपोज एक्स्ट्रा डेटा सेंड कर रहा हूँ, मतलब मैं फास्टर स्पीड पे अगर अपने साइड से डेटा सेंड कर रहा हूँ, आप वो डेटा को एक साथ रिसीव करके प्रोसेस नहीं कर पा रहे, तो टेम्पररी जब तक आप अपना कोई एक स्पेसिफिक डेटा प्रोसेस कर रहे हैं तब तक बाकी का डेटा आप क्या करेंगे, बफर में डाल के रखेंगे। दैट इज अ टेम्पररी स्टोरेज लोकेशन। तो अब इनफाइनाइट बफर स्पेस ये तो पॉसिबल नहीं है। अब नाउ यू कैन जस्ट इमेजिन कि आप जो डेटा रिसीव कर रहे हैं वो 4 Mbps पे कर रहे हैं और मैं जो डेटा सेंड कर रहा हूँ वो 20 Mbps स्पीड पे कर रहा हूँ, बराबर है। अब मुझे 1 GB या 2 GB डेटा सेंड करना है आपके पास। अब आप स्टार्टिंग में जब 2-3 पैकेट्स या 2-3 डेटा फ्रेम्स जो है वो प्रोसेस कर रहे हो, उतने में मैंने सारा डेटा सेंड कर दिया, बराबर है, पूरा 1 GB डेटा। अब उतना डेटा आप थोड़ी एक साथ प्रोसेस कर पाएंगे, बिकॉज जब तक प्रोसेस नहीं होगा तब तक सिस्टम अपने पास स्टोर नहीं करेगा वो डेटा को। प्रोसेस करने का मतलब है वेरीफाई करना, और देन उसके साथ उसका फ्रेम नंबर या डेटा पैकेट नंबर ये सब डिटेल्स चेक करना, और डेटा जो भी आप रिसीव कर रहे हैं उसमें कोई एरर नहीं है, ये सारा एरर चेकिंग मैकेनिज्म। तो ये सब करने में उसको प्रोसेसिंग बोलते हैं। तो इट टेक्स सम टाइम, बराबर है। डेटा एक तो सबसे पहले तो आप 4 Mbps स्पीड पे रिसीव कर रहे हैं, मतलब थोड़ा स्लो है। उसके बाद आप प्रोसेसिंग टाइम लेंगे, तब जाके वो डेटा फाइनली जो रिसीवर है उसके पास वो प्रॉपर फॉर्मेट में आएगा, वो जिसको वो रेडीली यूज़ कर सकता है। अब जब मैं अपने साइड से कंटिन्यूस ऐसे बहुत सारे डेटा पैकेट सेंड करते जा रहा हूँ, लेकिन आप उसको एट ए टाइम प्रोसेस नहीं कर पा रहे, तो जब तक आप वो डेटा पैकेट को प्रोसेस नहीं कर पाएंगे तब तक वो एक टेम्पररी स्टोरेज लोकेशन में रहेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं बफर। अब ये जो बफर स्पेस है, ये बफर स्पेस लिमिटेड रहता है, टेम्पररी मेमोरी जो रहता है वो लिमिटेड रहता है, बराबर है। तो वो एक लिमिट तक रहता है। सपोज मैं बोल रहा हूँ कि वो मेरा टेम्पररी मेमोरी जो है वो 100 MB का है या 200 MB का है या मैक्सिमम 500 MB का है, बराबर है, उससे बड़ा नहीं रहेगा। अब उससे बड़ा अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेरा बफर साइज है, तो आप जो भी डेटा सेंड करेंगे बफर में आके रह जाएगा। उसके बाद मैं जब उसको इंडिविजुअली प्रोसेस करने की ट्राई करूँगा तो मैं खुद भी भूल सकता हूँ या मुझे खुद को भी ज़्यादा टाइम लग सकता है टू प्रोसेस दैट डेटा एंड टू आइडेंटिफाई कि ओके कौन सा डेटा कभी आया था, कभी अभी उसको कौन से दूसरे पैकेट के साथ में सीक्वेंस में रखना है। तो इसके लिए इनफाइनाइट बफर स्पेस अवेलेबल होगा, लेकिन ये किस में है, अनरिस्ट्रिक्टेड सिंपलेस्ट प्रोटोकॉल। और ये अनरिस्ट्रिक्टेड सिंपलेस्ट प्रोटोकॉल जो आ रहा है वो कौन से टाइप का है, नॉइज लेस चैनल वाला, मतलब ये थियोरेटिकली पॉसिबल है। तो इनफाइनाइट बफर स्पेस भी थियोरेटिकल पॉसिबल है। और उसके साथ हम लोग क्या बोल रहे हैं कि जो भी डेटा हम लोग भेज रहे हैं उसमें कोई डैमेज नहीं हो रहा है, कोई एक डेटा फ्रेम लॉस नहीं हो रहा है, तो ये भी प्योर थियोरेटिकल पार्ट है, इमेजिनरी है, बराबर है। अल्टीमेटली द चैनल इज अज्यूम टू बी टोटल एरर फ्री, ये पॉसिबल ही नहीं है। थियोरेटिकली लिखने के लिए हम लोग बोल सकते हैं हाँ हो सकता है। सो इट इज अनरियलिस्टिक प्रोटोकॉल, दैट इज नो डेटा लॉस, नो डेटा ट्रांसमिशन, नो एक्नॉलेजमेंट फैसिलिटी। अब हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एक्नॉलेज करने का मतलब क्या है कि अगर मैं आपको डेटा अगर सेंड कर रहा हूँ, बराबर है, सेंडर से अगर रिसीवर के साइड पे अगर डेटा जाएगा ना, तो डेटा रिसीवर उसको एक्नॉलेज करेगा। रिसीवर जो है वो वापस एक एक्नॉलेजमेंट रिसीवर सेंडर को भेजेगा, जिससे सेंडर को पता चलेगा कि हाँ रिसीवर को ये XYZ नंबर का पैकेट मिल गया है। लेकिन अभी अगर यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि एक्नॉलेजमेंट हो ही नहीं रहा है, क्यों, बिकॉज हम लोग क्या बोल रहे हैं कि हम लोग के पास एक ऐसा चैनल है जिसके ऊपर कोई एरर नहीं है, कोई डेटा लॉस नहीं हो सकता है, तो इसके लिए एक्नॉलेजमेंट मैकेनिज्म की ज़रूरत नहीं है। सेंडर के साइड से डेटा जाते जाएगा, रिसीवर के साइड पे वो रिसीव होते जाएगा, दैट्स इट। तो ये अनरियलिस्टिक है, रियलिस्टिक नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है। ये समझने के लिए हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ ऐसा कुछ हो सकता है। तो स्टार्टिंग में हम लोगों ने ये मैकेनिज्म अप्लाई किया था।
लेकिन फिर उसको रियलिस्टिक ओरिजिनल ग्राउंड लेवल पे लेके आए हम लोग, और उसके अंदर फिर और नए चीज़ें ऐड किए, तो वही हम लोग पढ़ेंगे। सो आई होप यहाँ तक जो भी मैंने बोला वो क्लियर है। नाउ स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल, अगेन ये स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल जो है वो भी किसका, कौन सा आपका टाइप है, नॉइजलेस चैनल का टाइप है। देखो स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल किसके अंदर आता है, नॉइजलेस चैनल के अंदर आता है स्टॉप एंड वेट। नाम भी से पता चल रहा है, एक बार आप मुझे एक्सप्लेन करेंगे, चलो जल्दी से। I can't explain so perfectly. I think it means the frames would be received first and it would be stored in the PC of the sender. Oh, sorry, ओके receiver. ओके, बाद में ओके ठीक है, चलो हम लोग ट्राई करते हैं एक बार। क्या होगा, देखो स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल क्या होता है, एज नेम सजेस्ट स्टॉप एंड वेट, मतलब सेंडर साइड से डेटा सेंड हो रहा है, एक लिमिट से ज़्यादा अगर रिसीवर उसको रिसीव नहीं कर पा रहा है तो सेंडर क्या करेगा, वो डेटा सेंडिंग जो है वो स्टॉप कर देगा और वेट करेगा जब तक रिसीवर वापस रेडी ना हो जाए। सपोज कि हम लोग एक डेटा पैकेज सेंड कर रहे हैं, रिसीवर के पास कैपेसिटी जो है वो पर सेकेंड एक एक पैकेट प्रोसेस करने का है, और बफर साइज जो है उसके पास वो 100 एक्स्ट्रा पैकेट्स टेम्पररी स्टोर करने का है। अब सेंडर जब ये डेटा पैकेट्स को प्रोसेस कर रहा है, उसके बफर में ऑलरेडी 100 पैकेट्स आ गए, और उसके बाद अगर और न्यू पैकेट्स अगर सेंडर साइड से अगर सेंड हो रहे हैं, रिसीवर अभी उसको रिसीव नहीं कर पा रहा है, उसका बफर फुल हो गया, वो खुद भी कोई पैकेट्स प्रोसेस कर रहा है, अब उसके पास ना बफर में जगह है ना वो खुद उतने एक्स्ट्रा पैकेट्स को प्रोसेस कर पाएगा। तो वो टाइम पे जो भी नए पैकेट्स आएंगे ना रिसीवर साइड पे, वो नए पैकेट्स क्या हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली डिस्कार्ड हो जाएंगे, या रिसीवर बोल देगा कि भाई अभी रुक जाओ, अभी मेरा कैपेसिटी जो है वो फुल हो गया है, अभी नए पैकेट्स के लिए बिल्कुल बफर में भी जगह नहीं है, ना मैं उनको प्रोसेस कर पाऊंगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोले, इफ फ्रेम्स अराइव एट द रिसीवर साइड फास्टर देन दे कैन बी प्रोसेस्ड द फ्रेम मस्ट स्टोर्ड अंटिल देयर यूज। बराबर है, तो जब तक हम लोग प्रोसेस नहीं करते तब तक क्या करेंगे, हम लोग उनको स्टोर कर लेंगे, और वो स्टोरेज कहाँ पे होगा, बफर में होगा। सो द रिसीवर डज नॉट हैव इनफ स्टोरेज स्पेस, मतलब आपका जो बफर साइज है वो बहुत लिमिटेड होता है। तो बहुत बार हम लोग क्या बोले, इट इज इफ इट इज रिसीविंग डेटा फ्रॉम मैनी सोर्सेज, मतलब मैं आपके साथ सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं कर रहा हूँ, मेरे मल्टीपल कम्युनिकेशन अलग अलग लोकेशन से चल रहे हैं, तो मेरा एक कंप्लीट बफर जो है, अगर मैं एट अ टाइम 3 अलग सोर्सेज से अगर मेरे कम्युनिकेशन चल रहा है, तो मेरा एक बफर गेट्स डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स फॉर दोज 3 डिफरेंट एप्लीकेशंस। तो वो टाइम पे मेरा स्टोरेज कैपेसिटी या मेरा बफर साइज जो है वो ऑटोमेटिकली 3 पार्ट में डिवाइड हो गया है। तो उसका मतलब क्या है कि आप मेरे कैपेसिटी, मेरा बफर जितना पैकेट्स एक्स्ट्रा पैकेट स्टोर कर सकता है, उससे ज़्यादा पैकेट्स अगर आप मुझे सेंड करेंगे तो वो या तो डिस्कार्ड हो जाएंगे, या फिर मैं आपको बोलूँगा कि भाई मैं आपको अभी पैकेट, आपके नए पैकेट रिसीव नहीं कर सकता, आप थोड़ा टाइम वेट करो। दिस आर द 2 पॉइंट्स। सो मतलब आप जो भी एक्स्ट्रा पैकेज भेजेंगे वो मैं बिना देखे बाद में रिसीव नहीं कर सकता, तो मैं क्या कर दूंगा, छोड़ दूंगा ऐसे ही, तो वो पैकेट क्या होंगे, डिस्कार्ड हो गए। बराबर है, या फिर मैं बोलूँगा कि वेट टिल आई प्रोसेस दी existing temporary existing packets which are there in my buffer, ये होगा। to prevent receiver from becoming overwhelmed with frames we somehow need to tell sender to slow down। बराबर है, रिसीवर जो है वो ओवरबर्डन नहीं होना चाहिए, तो वो टाइम पे हम लोग सेंडर को क्या बोलेंगे कि भाई अभी आप या तो थोड़े टाइम स्टॉप कर दो, या आप अपना स्पीड कम कर दो सेंडिंग का, सो दैट रिसीवर एटलीस्ट अपना जो भी पेंडिंग काम है, जो बफर में जो एक्स्ट्रा पैकेट्स पड़े उसको वो ढंग से प्रोसेस करके अपने सिस्टम में रख दे। देयर मस्ट बी फीडबैक फ्रॉम रिसीवर टू सेंडर। रिसीवर हम कंटिन्यूस बोलते रहेगा कि हाँ अभी मेरा कैपेसिटी जो है वो ओवर हो गया है, आप थोड़े टाइम स्टॉप कर दो, या आप थोड़े टाइम अपना स्पीड को स्लो कर दो।
या फिर वो बोलेगा कि ओके वेट टिल माय नेक्स्ट कमांड, और जैसे ही रिसीवर के साइड का बफर फ्री होगा, रिसीवर बोलेगा कि ओके मेरे साइड से 2 फ्रेम्स अभी रिसीव करने का जगह है, तो फॉर नाउ यू ओनली सेंड मी 2 फ्रेम्स। देन वो प्रोसेस करने के बाद में अगर रिसीवर के पास में 5 फ्रेम रिसीव करने का जगह है, तो रिसीवर सेंडर को क्या बोलेगा कि ओके नाउ आई कैन एक्सेप्ट 5 फ्रेम्स फ्रॉम योर साइड। सो सेंडर जो है वो स्पेसिफिक सिनारियो में अपने साइड से फ्रेम सेंड करेगा। द प्रोटोकॉल वी डिस्कस नाउ इज कॉल्ड स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल, बिकॉज सेंडर सेंड्स 1 फ्रेम, स्टॉप्स अंटिल रिसीवर कंफर्म्स फ्रॉम द रिसीवर कि ओके मुझे वो फ्रेम मिल गया है, नाउ यू कैन गो अहेड टू नेक्स्ट फ्रेम, है ना। सो वी विल हैव यूनिडायरेक्शनल कम्युनिकेशन फॉर डेटा फ्रेम, मतलब डेटा एक ही साइड से सेंड हो रहा है, यूनिडायरेक्शन है, मतलब डेटा कौन सेंड कर रहा है, सेंडर सेंड कर रहा है, लेकिन रिसीवर क्या कर रहा है, वो फ्रेम्स को सिर्फ वो एक्नॉलेज कर रहा है, बराबर है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो क्या हो रहा है, सेंडर साइड से ये रिक्वेस्ट किया, मतलब सपोज कि सेंडर कौन है, ए है, रिसीवर कौन है, बी है, तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने सपोज कॉल किया, तो कॉल जब मैं करता हूँ तो वो जो रिंग जो आ रहा है ना, वो रिंग क्या है, दैट्स अ रिक्वेस्ट। अगर बी दैट इज अ रिसीवर, वो अगर वो कॉल एक्सेप्ट करने के लिए अवेलेबल है तो वो कॉल रिसीव करेगा, बराबर है। मैंने अगर कोई एक स्पेसिफिक नंबर पे मैंने बी को अगर कॉल लगाया, बराबर है, तो वो रिंग जो आ रहा है दैट्स अ रिक्वेस्ट। बी ने वो कॉल एक्सेप्ट किया, मतलब उसने मेरा रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया, मतलब बी अवेलेबल है, मैं जो भी अगर कुछ बात करूंगा फ़ोन पे वो सुनने के लिए। तो मैंने क्या किया, रिक्वेस्ट सेंड किया, कॉल किया, रिंग बजा, बी ने वो कॉल को रिसीव किया। जैसे ही वो कॉल को रिसीव किया, मुझे पता चलेगा कि हाँ कॉल रिसीव हो गया, दैट्स एन एक्नॉलेजमेंट। कैसे पता चलेगा, मेरे एंड पे आएगा ना, वो टाइमर चालू हो जाएगा, तो आपको पता चलेगा ना कि कॉल रिसीव हुआ। उसके बाद मैं वापस रिक्वेस्ट सेंड करूंगा, मतलब क्या करूंगा, मैं अभी अपने साइड से बोलूंगा कि हेलो सुनो मुझे ये काम है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो रिसीवर जो है वो अगर वो सुन रहा है तो वो जो भी मैं बोल रहा हूँ उसको एक्नॉलेज करते जाएगा कि येस नो ऐसा कुछ, तो बराबर है। और उसका एक्नॉलेजमेंट जो है वो सेंडर को, ए को मिलते मिलते जाएगा जिसने कॉल किया है, तो उसको पता चलेगा कि मैं जो भी कुछ बोल रहा हूँ वो बी को सुनाई दे रहा है। लाइक एग्जैक्टली जैसा अभी हम लोग यहाँ पे ऑनलाइन लेक्चर में कर रहे हैं, मैं अपने साइड से यहाँ पे बोल रहा हूँ, आप मुझे कुछ एक्स्ट्रा, आप मेरे आपको आपके साइड से मुझे सिर्फ एक्नॉलेजमेंट मिल रहा है, यस सर या नो सर, या इफ़ देर आर सम इंटरनेट इशू, तो फिर आपके साइड से कुछ एक आधा कुछ मैसेज आएगा। एल्स जो भी मैं बोल रहा हूँ वो सिर्फ सिंपल एक येस और नो वे में एक्नॉलेज हो रहा है। तो ये हम लोगों का स्टॉप एंड वेट टेक्निक हो गया कि अगर बाई चांस अगर कहीं पे ऐसा होता है कि मैं जो भी कुछ सेंड या जो भी कुछ बोलने की ट्राई कर रहा हूँ वो अगर एक्स्ट्रा स्पीड पे कर रहा हूँ, जो आप एक साथ रिसीव नहीं कर पा रहे हो या प्रॉपरली समझ नहीं पा रहे हो, मैं बहुत एक्स्ट्रा फास्ट जा रहा हूँ, तो वो टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, स्लो डाउन कर देंगे अपने स्पीड को, वो स्पीड वो लेवल तक लेके आएंगे जो लेवल पे आप इजीली समझ सको, सुन सको, प्रोसेस कर सको, अपने दिमाग में डाल सको। ओके वो तो ये हम लोग को क्या बोला है, ये अनरियलिस्टिक है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, बिकॉज जो भी चैनल्स रहेंगे उस पर आपको प्रॉपर एक्नॉलेजमेंट की ज़रूरत है। रिसीवर अगर ओवरबर्डन ओवरलोड हो गया तो वो टाइम पे हम लोग वेट करेंगे, और सर्टन पैकेज जो अगर प्रॉपरली अगर रिसीव नहीं हो पा रहे तो वो पैकेज को हम लोग क्या करेंगे, रीसेंड करेंगे, सर्टन मैकेनिज्म्स काम करेंगे। तो वो सर्टन मैकेनिज्म्स आपको यहाँ से मिलते हैं, स्टॉप एंड वेट ARQ, यहाँ से अभी हम लोग पढ़ेंगे। सो आप देखो स्टॉप एंड वेट ARQ कौन सी टाइप में आता है, नॉइजी चैनल में हम लोग के 3 है, स्टॉप एंड वेट ARQ, गो बैक एंड ARQ एंड सिलेक्टिव रिपीट ARQ, 3 टाइप्स है नॉइजी चैनल के अंदर। तो नॉइजी चैनल आर द वन जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है। तो अभी हम लोग ये जो पार्ट है इसी के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। सो एज यू कैन सी हियर, यहाँ पे हम लोगों को क्या बोला है, ARQ। तो सबसे पहले नाउ विल अंडरस्टैंड व्हाट इज ARQ, बिकॉज वो समझेगा तो फिर आपको वो समझेगा कि हम लोग क्या टॉपिक पे बात कर रहे हैं। सो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड ARQ, ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट क्या होता है। नोट करते जाना ज़रा ये, एज यू कैन सी ARQ मतलब ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट। ओके सो यहाँ पे क्या बोला है, ऑटोमेटिक रिपीट क्वेरी और अ रिक्वेस्ट। ARQ इज एरर कंट्रोल स्ट्रेटेजी है। ओके
used in two-way communication system. It is group of error control protocols to achieve reliable data transmission over unreliable sources. Reliable data transmission मतलब reliable मतलब क्या, जो डेटा ट्रांसमिशन पे हम लोग भरोसा कर सके कि हाँ हम लोग को भरोसा है कि चलो अगर कोई एरर भी आ गया तो भी हम लोग वो डेटा प्रॉपरली सेंड कर पाएंगे, रिसीवर को वो डेटा मिल जाएगा. अनरिलायबल चैनल मतलब नॉइजी चैनल, जिस पे नॉइज़ या अनवांटेड डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा है, तो आपको डेटा सेंड करने के लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा. सो दिस प्रोटोकॉल रिसाइड्स इन, कहाँ पे रहेंगे, ट्रांसपोर्ट लेयर एंड डेटा लिंक लेयर. एंड दिस प्रोटोकॉल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑटोमेटिक रीट्रांसमिशन ऑफ पैकेट्स. ये कैसे होता है वो हम लोग इसके टेक्निक जब समझेंगे तो आपको पता चलेगा. फिलहाल के लिए याद रखो ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट, इसका मतलब क्या है, ऑटोमेटिक रीट्रांसमिशन ऑफ पैकेट्स दैट आर फाउंड टू बी करप्टेड और लॉस्ट ड्यूरिंग ट्रांसमिशन प्रोसेस. नोट इट डाउन दिस पॉइंट क्विकली. ARQ टाइटल दो एंड नोट कर लो ये जो हाईलाइट किया है वो पॉइंट. यस गाइज, सो यहाँ पे हम लोग क्या बात कर रहे हैं, बेसिकली ऑटोमेटिक रीट्रांसमिशन ऑफ पैकेट्स. ऑटो रिपीट रिक्वेस्ट मतलब हम लोग थोड़े टाइम वेट करेंगे. सपोज मैंने आपको एक पैकेट सेंड किया है, उसका ट्रांसमिशन टाइम जो है वो सपोज 2 सेकेंड्स का है. कंप्यूटर टर्म्स में 2 सेकेंड्स मतलब बहुत बड़ा टाइम होता है. तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि अगर वो सेम पैकेट जो हम लोगों ने सेंड किया है वो अगर 2 to 5 सेकेंड्स मैक्सिमम पकड़ लो, वो 5 सेकेंड्स के अंदर अगर वो पैकेट का एक्नॉलेजमेंट नहीं आता है तो वो टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, वो पैकेट को हम लोग एज अ लॉस्ट पैकेट कंसिडर करके उसका एक डुप्लीकेट पैकेट हम लोग वापस सेंड कर देंगे. और ये जो है ये आपका सिस्टम खुद से करेगा, दैट इज ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट. तो जो भी पैकेट्स के आपको 5 सेकेंड्स तक अगर एक्नॉलेजमेंट रिपोर्ट्स नहीं आते हैं, कंसिडर दोज पैकेट्स एज अ लॉस्ट पैकेट एंड रीसेंड देम. रिपीट द सेम प्रोसेस, जो आपने रिपीट द सेम पैकेट, इसको ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट बोलते हैं. ओके, वर्किंग प्रिंसिपल क्या रहेगा, देखो यहाँ पे क्या बोला है, द मेन फंक्शन ऑफ दिस प्रोटोकॉल इज सेंडर रिसीव्स एन एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम अ रिसीवर. बराबर है, जब कभी वो कोई एक फ्रेम अगर रिसीव करेगा तो वो क्या करेगा, उसको वो पैकेट का एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा. जैसे हम लोग अगर कोई कुरियर अगर रिसीव करते हैं तो हम लोग वो कुरियर पर्सन को साइन करके देते हैं ना, दैट इज एन एक्नॉलेजमेंट कि हाँ वो कुरियर हम लोगों ने रिसीव किया है. सो यहाँ पे वही है, पैकेट इज रिसीव्ड करेक्टली बिफोर टाइम आउट टाइम. बिफोर टाइम आउट मतलब जैसे मैंने बोला कि अगर कंप्यूटर है तो उसका टाइम आउट टाइम क्या है, 5 सेकेंड्स का है. तो 5 सेकेंड्स के अंदर अगर रिसीवर ने वो पैकेट को अगर एक्नॉलेज कर लिया, इसका मतलब ये है कि हम लोगों को वो पैकेट मिल गया. सो टाइम आउट इज एन स्पेसिफिक टाइम पीरियड विच द एक्नॉलेजमेंट हैज़ टू बी सेंड बाय द रिसीवर टू सेंडर. इफ टाइम आउट टाइम occur, द सेंडर डज नॉट रिसीव द एक्नॉलेजमेंट बिफोर अ स्पेसिफाइड टाइम. इट इज implied that the packet or a frame has been corrupted or lost during transmission. बराबर है. और वो जो भी पैकेट या फ्रेम जिसका आपको एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला है वो आप क्या करेंगे, रीसेंड करेंगे. सो देखो वही यहाँ पे चल रहा है, सोर्स है, सोर्स वो पैकेट को एनकोड करेगा. ट्रांसमिशन कंट्रोल मैकेनिज्म यहाँ पे स्टार्ट है. बराबर है, देखो सोर्स है, सोर्स के बाद एनकोडर है. एनकोडर पैकेट को क्या करता है, एनकोड कर देता है सो दैट वो एक सिक्योर वे में सेंडर टू रिसीवर तक ट्रांसमिट हो जाए. देन यहाँ पे ट्रांसमीटर कंट्रोल है. बराबर है, ट्रांसमीटर कंट्रोल मतलब एक प्रॉपर वे में आपको ये सेंडर से रिसीवर तक भेजना है. इसके लिए यहाँ पे ट्रांसमीटर कंट्रोल रहेगा जो एक स्पेसिफिक साइज के पैकेट्स बनाएगा, जो पैकेट्स 1 by 1 जाएंगे. उसके साथ में मॉड्यूलेशन टेक्निक अप्लाई होगा. बराबर है, एनालॉग टू डिजिटल. देन ट्रांसमीटर होगा, एक चैनल सिलेक्ट होगा जो चैनल के ऊपर आपका ये डेटा जो है वो ट्रांसमिट होगा. रिसीवर साइड पे जाएगा, रिसीवर साइड पे वो एनालॉग टू डिजिटल जो था वो डिजिटल टू एनालॉग या उसका उल्टा होगा. बराबर है, डीमॉड्यूलेशन होगा. डिकोडर मतलब प्रॉपरली रिसीवर फॉर्मेट में आ जाएगा. और ट्रांसमिशन कंट्रोल वो जो पैकेट्स आए उसको एक्नॉलेज करेगा. देखो यहाँ पे ट्रांसमीटर कंट्रोल जो है वो क्या कर रहा है, वो पैकेट्स को सेंड कर रहा है. एंड देन ये सेम ट्रांसमीटर कंट्रोल इज वेटिंग फॉर द एक्नॉलेजमेंट जो पैकेट उसने सेंड किया है. तो जैसे ही वो पैकेट रिसीव होगा, रिसीवर साइड का ट्रांसमिशन कंट्रोल वो पैकेट को एक्नॉलेज करेगा. मतलब वो एक नोटिफिकेशन सिग्नल सेंड करेगा एक्नॉलेजमेंट कि भाई हम लोगों को पैकेट नंबर 1 मिल गया है, देन पैकेट नंबर 2 मिल गया है. दैट इज एन एक्नॉलेजमेंट जो रिसीवर साइड से, डेस्टिनेशन से सोर्स साइड पे आएगा.
सो दिस इज द पैटर्न जो कंटिन्यूअस काम करता है। अभी हम लोग कहाँ कहाँ पे यूज़ करेंगे? सो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल में ऑफ कोर्स ये यूज़ होगा। स्पेसिफिक सर्विस ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है जहाँ पे एरर करेक्शन एंड मैसेज सिग्नल जो है उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे। सो बहुत सारे जगह पे यूज़ होता है। अब उसके अलग अलग टेक्निक्स है। स्टॉप एंड वेट ARQ, ये अभी मैं यहाँ से हम लोग नहीं पढ़ेंगे बिकॉज उसको हम लोग और डिटेल में पढ़ने ही वाले हैं। गो बैक एंड ARQ एंड थर्ड जो होता सिलेक्टिव रिपीट ARQ। देन यहाँ पे ARQ के एडवांटेज डिसएडवांटेजेस है। तो आपको अगर सिर्फ ARQ के ऊपर अगर क्वेश्चन आता है तो आपको ये वाला टॉपिक याद रखना है, जो अभी मैं आपको यहाँ से ये लिंक आपको कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ मैं चैट में। तो ये वाला लिंक आपको याद रखना है, ये अलग से वो PDF में नहीं है ये पार्ट। सो ये आप अलग से कहीं पे कॉपी करके रख दो ये लिंक को, जो आप स्टॉप एंड ARQ टेक्निक जो है उसके लिए आप ये यूज़ करेंगे। ठीक है एवरीवन, याद रखना ये वाला टॉपिक वो PDF में नहीं दिया हुआ है। एडवांटेजेस, व्हाट इज ARQ, एडवांटेजेस एंड डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ ARQ, तो वो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। ओके अब हम लोग स्टार्ट करेंगे विथ दिस पार्ट, दैट इज स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल। ये तो मैंने आपको बता दिया है, ये वाला नहीं, स्टॉप एंड वेट ARQ। स्टॉप एंड वेट ARQ क्या होता है वहाँ से चालू करते हैं। देखो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, यूज्ड इन कनेक्शन ओरिएंटेड कम्युनिकेशन। कनेक्शन ओरिएंटेड मतलब कंफर्म हम लोग के पास सेंडर टू रिसीवर जब तक एक लिंक प्रिपेयर नहीं होता है तब तक हम लोग ये कम्युनिकेशन स्टार्ट नहीं करेंगे। सो लिंक शुड बी एस्टेब्लिश्ड फर्स्ट। कनेक्शन ओरिएंटेड, सेंडर टू रिसीवर एक लिंक बनना चाहिए। ओके नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इट ऑफर्स एरर एंड फ्लो कंट्रोल। एरर कंट्रोल मतलब कोई एक डेटा अगर प्रॉपरली रिसीव नहीं हो पा रहा है तो वो हम लोग यहाँ पे उसको वेरीफाई करेंगे कि अगर कोई एक बिट बीच में अगर करप्ट हो गया है, कोई एक फ्रेम अगर लॉस हो गया है, बराबर है, तो वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। देन इट इज़ यूज्ड इन डेटा लिंक एंड ट्रांसपोर्ट लेयर। ऑफ कोर्स डेटा लिंक में क्या होगा, सेंडर टू रिसीवर एक लिंक प्रिपेयर होगा, बराबर है, और वो लिंक के ऊपर डेटा ट्रांसफर होगा। तो वो ट्रांसफर होने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल हेल्प करेगा आपको, ट्रांसपोर्ट लेयर। ओके अब डायरेक्टली हम लोग ये जो है ये तो बेसिक पॉइंट्स है, आप ये समझ पाओगे अगर हम लोग यहाँ पे पढ़ ले। तो सबसे पहले हम लोग के पास स्टॉप एंड वेट, सिंपल स्टॉप एंड वेट कैसे काम करता है, सेंडर एक पैकेट सेंड करेगा एट ए टाइम, देन वो सेंड होने के बाद में वो नेक्स्ट पैकेट सेंड करेगा, बराबर है। जब भी उसको प्रीवियस पैकेट का एक्नॉलेजमेंट मिल जाए कि हाँ रिसीवर साइड से मिल जाए कि भाई पैकेट नंबर 1 मिल गया है, नाउ यू कैन सेंड पैकेट नंबर 2, तो रिसीवर क्या सेंडर क्या करेगा, पैकेट 2 सेंड करेगा। जैसे ही रिसीवर बोलेगा कि हाँ भाई पैकेट 2 मिल गया है, नाउ यू कैन सेंड नेक्स्ट पैकेट, तो फिर सेंडर अगेन पैकेट 3 सेंड करेगा। सो देखो रिसीवर एंड पे क्या स्टेप्स फॉलो हो रहा है, रिसीवर साइड पे क्या होगा, सेंडर एक्नॉलेजेस आफ्टर रिसीविंग एंड कंज्यूमिंग ऑफ अ डेटा पैकेट्स। आफ्टर कंज्यूमिंग डेटा पैकेट मतलब आपने वो पैकेट अपने सिस्टम में स्टोर कर लिया, प्रोसेस कर लिया, आपको वो पैकेट्स को एक्नॉलेज करना है, रिसीवर को सेंडर को बताना है कि हाँ भाई मुझे पैकेट 1 मिल गया, पैकेट 2 मिल गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सेम पैटर्न चलता है। देखो सेंडर है, सेंडर एंड रिसीवर है, सेंडर ने डेटा सेंड किया, रिसीवर ने वो डेटा को एक्नॉलेज किया, अगेन सेंडर ने एक डेटा सेंड किया, रिसीवर ने बोला कि हाँ भाई ये वाला डेटा मिल गया, अगेन सेंडर ने एक डेटा सेंड किया। देन यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्लो कंट्रोल आफ्टर कंजम्पशन। तो अभी क्या हो रहा है, रिसीवर जो है वो ये पैकेट को, ये डेटा को प्रोसेस करते करते उसको टाइम लग गया, बराबर है। तो टाइम लग गया तो वो टाइम पे आपके दो मैकेनिज्म काम करेंगे, फ्लो कंट्रोल एंड आफ्टर कंजम्पशन। आफ्टर कंजम्पशन एक्नॉलेजमेंट होना चाहिए, फ्लो कंट्रोल में हम लोग बताएंगे कि भाई रिसीवर जो है वो ये डेटा को ही प्रोसेस करने में टाइम ले रहा है, तो सेंडर को हम लोग बोलेंगे कि भाई आप थोड़े टाइम के लिए रुक जाओ, सो दैट सेंडर जो है वो डेटा को प्रोसेस कर ले, बाद में आप नेक्स्ट पैकेट सेंड करो। ओके ये पैटर्न काम करेगा। तो इसमें अभी प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, लॉस हो जाता है डेटा, बराबर है। कैसे लॉस होगा, सेंडर साइड से डेटा सेंड हुआ है, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, फर्स्ट प्रॉब्लम क्या आ रहा है, सेंडर ने डेटा सेंड किया, बराबर है, सेंडर वेट्स फॉर एक्नॉलेजमेंट, रिसीवर वेट्स फॉर अ डेटा फॉर इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम। क्यों, बिकॉज सेंडर साइड से डेटा प्रॉपरली सेंड नहीं हो पाया, उसके बीच में वो डेटा कहीं पे लॉस हो गया या डिस्कार्ड हो गया। दिस इज वन प्रॉब्लम विद दिस टेक्निक, क्योंकि सेंडर क्या करेगा, सेंडर स्टॉप एंड वेट में क्या करेगा, सेंडर डेटा सेंड करके वेट करेगा, कब तक वेट करेगा, जब तक रिसीवर के साइड से रिस्पॉन्स ना आ जाए। लॉस्ट एक्नॉलेजमेंट, अब इसमें क्या हो रहा है, सेंडर के साइड से डेटा तो सेंड हो गया लेकिन रिसीवर साइड से उसका एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला, क्योंकि वो एक्नॉलेजमेंट रस्ते से देखो डिस्कार्ड हो गया।
तो क्या हो गया, इसका मतलब सेंडर वेट्स फॉर एक्नॉलेजमेंट फॉर इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम, ये अगेन इसका प्रॉब्लम है, बराबर है। डिले एक्नॉलेजमेंट आफ्टर टाइम आउट सेंडर on a sender side, a long delayed acknowledgement might be a wrongly considered as a acknowledgement of some other recent packet. Again ये है, you can just imagine, मैं आपको एक पैकेट सेंड कर रहा हूँ, आप मुझे उसको एक्नॉलेज कर रहे हैं। जैसे मैंने अभी आपको ये टॉपिक बताया, अभी मैं आपको स्टॉप एंड वेट ARQ टेक्निक बता रहा हूँ। तो सपोज मैंने ये आपको टेक्निक सिखाया, आप बोलोगे कि ओके आपको समझ में आया या नहीं आया, ओके आप एक्नॉलेज करेंगे येस नो करके। अब समझो कि मैं ये टॉपिक सिखा रहा हूँ, इसके बाद वाला कोई टॉपिक सिखा रहा हूँ, और जब मैं सपोज इसके बाद वाला टॉपिक सिखा रहा हूँ, दैट इज चैप्टर 11 सपोज मैं सिखा रहा हूँ, और तब आप मुझे चैप्टर 10 के लिए अगर एक्नॉलेज कर रहे हैं, तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा ना कि आपने जो एक्नॉलेज किया, समझा ऐसा करके बोला है, वो चैप्टर 10 के लिए बोला या 11 के लिए बोला, क्योंकि मुझे डायरेक्टली एक्नॉलेजमेंट कब मिलना चालू हो रहा है, चैप्टर 11 से मिलना चालू हो रहा है। चैप्टर 10 के लिए मुझे कोई एक्नॉलेजमेंट मिला ही नहीं, मुझे ऐसा कुछ पॉइंट्स मिले ही नहीं कि ओके समझा या नहीं समझा चैप्टर 10 के टॉपिक्स। सो अब मैं क्या करूँगा, अगर मुझे लगता है कि ओके स्टूडेंट्स को चैप्टर 11 समझा, क्योंकि वो टाइम पे एक्नॉलेजमेंट आया था, चैप्टर 10 के सेट टाइम पे एक्नॉलेजमेंट नहीं आया था, तो अभी सिस्टम जो है वो ये टाइम पे क्या करेगा, वो चैप्टर 10 वापस रिपीट करेगा। गेटिंग समझ में आ रहा है? वो सेम चीज़ यहाँ पे हो रहा है। जब हम लोग मल्टीपल पैकेट्स अगर सेंड करते हैं, तो बहुत बार क्या होता है कि हम लोगों को पता ही नहीं रहता है कि आपको जो एक्नॉलेजमेंट मिल रहा है वो कौन से एग्जैक्टली कौन से नंबर के पैकेट के लिए मिल रहा है, क्योंकि मल्टीपल एक्नॉलेजमेंट्स आ रहे हैं। तो आपने जो 5 मिनट पहले कोई पैकेट सेंड किया था, उसका एक्नॉलेजमेंट अभी मिल रहा है, और अभी जो पैकेट सेंड किया था उसका एक्नॉलेजमेंट तो अभी मिला ही नहीं है। तो आप अभी सेंडर जो है वो कंफ्यूज हो जाएगा। ओके, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, स्टॉप एंड वेट ARQ। स्टॉप एंड वेट ARQ क्या हो रहा है, ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट। अबव 3 प्रॉब्लम्स कैन बी रिजॉल्व बाय स्टॉप एंड वेट ARQ। मतलब ये प्रॉब्लम्स जो है, सबसे फर्स्ट प्रॉब्लम हम लोगों ने क्या देखा, लॉस डेटा, बराबर है। मतलब रिसीवर साइड से डेटा सेंडर तक पहुंच ही नहीं रहा है। तो अगर रिसीवर तक वो डेटा पहुंच ही नहीं रहा है, तो रिसीवर डेटा का वेट करेगा, है ना, और सेंडर क्या वेट करेगा कि भाई कहीं तो वो डेटा, कभी तो वो डेटा पहुंचेगा। तो दोनों इनफाइनाइट टाइम के लिए वेटिंग मोड पे चले गए। सेकेंड में क्या हो रहा है, डेटा पहुंच गया, लेकिन रिसीवर साइड से एक्नॉलेजमेंट लॉस हो गया। रिसीवर ने एक्नॉलेजमेंट सेंड किया है, देखो, लेकिन रिसीवर सेंडर तक पहुंचने के पहले वो लॉस हो गया। तो अभी सेंडर एक्नॉलेजमेंट का वेट कर रहा है, तो अगेन दोनों इनफाइनाइट वेटिंग मोड में चले गए। और थर्ड इसमें क्या हो रहा है कि आप एक्नॉलेज तो कर रहा है, रिसीवर एक्नॉलेज तो कर रहा है, लेकिन वो बहुत डिले हो रहा है वो एक्नॉलेजमेंट के लिए। तो सेंडर को पता नहीं चल रहा है कि कौन सा पैकेट अभी जो मैंने सेंड किया था उसके लिए एक्नॉलेज आ रहा है, या प्रीवियस जो पैकेट जिसका एक्नॉलेजमेंट अभी आया नहीं उसका वो एक्नॉलेजमेंट है। तो अगेन यहाँ पे कंफ्यूजन है। तो ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम लोग एक टेक्निक यूज करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं स्टॉप एंड वेट ARQ। तो स्टॉप एंड वेट ARQ क्या बोल रहा है यहाँ पे, अबव 3 प्रॉब्लम्स कैन बी रिजॉल्व बाय स्टॉप एंड वेट ARQ दैट डज नॉट बोथ एरर कंट्रोल एंड फ्लो कंट्रोल में जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो। तो यहाँ पे क्या होगा, स्टॉप एंड वेट। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या क्या टेक्निक अप्लाई कर रहे हैं, देखो ये बहुत सिंपल सा डायग्राम है, ये आपको याद रखना है। ओके, सबसे पहले तो आप ये डायग्राम नोट कर लो, फिर हम लोग 1 by 1 डिस्कस करते हैं। ओके, सो एज यू कैन सी दिस डायग्राम क्या बता रहा है, स्टॉप एंड वेट है, बराबर है। उसके साथ हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, टाइम आउट। मतलब अगर लॉस डेटा, अगर 3 प्रॉब्लम्स हम लोगों ने देखे, बराबर है, जहाँ पे सेंडर साइड से डेटा ही रिसीवर तक पहुंचा नहीं, उसके पहले लॉस हो गया, तो उसको हम लोगों ने क्या बोला, लॉस डेटा। तो लॉस डेटा प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्व कर रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ टाइम आउट टेक्निक। टाइम आउट टेक्निक का मतलब क्या होगा कि जैसे ही सेंडर साइड से डेटा सेंड होता है, उसके बाद एक टाइमर चालू हो जाएगा, विच इज़ फॉर सपोज 5 सेकेंड्स और 10 सेकेंड्स। सो ये 5 to 10 सेकेंड्स में अगर हम लोगों को एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलता है सेंडर को, तो वो क्या कंसिडर करेगा, दैट डेटा इज लॉस्ट, और वो सेम डेटा पैकेट को रीसेंड करेगा। देन हम लोगों ने क्या बोला, लॉस्ट एक्नॉलेजमेंट। लॉस्ट एक्नॉलेजमेंट में हम लोगों ने क्या बोला कि मैंने मल्टीपल पैकेट्स आपको सेंड कर दिए, लेकिन अभी जाके आप एक्नॉलेज कर रहे हो उसको, तो उससे मुझे एग्जैक्टली पता नहीं चलेगा ना कि आप कौन से पैकेट को अभी एक्नॉलेज कर रहे हैं। तो उस वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हर एक जो डेटा पैकेट हम लोग सेंड करेंगे उसके साथ हम लोग सीक्वेंस नंबर डालेंगे।
तो आप जब कभी एक्नॉलेज करेंगे वो पैकेट को, वो डेटा पैकेट को, तो आप उसके साथ में सीक्वेंस नंबर लिखेंगे कि ओके दिस एक्नॉलेजमेंट इज फॉर दिस सीक्वेंस नंबर। तो सपोज पैकेट नंबर 10 के लिए एक्नॉलेजमेंट है, पैकेट नंबर 11 के लिए एक्नॉलेजमेंट है, पैकेट नंबर 13 14 के लिए एक्नॉलेजमेंट है। तो आप जब ऐसे ये लॉस्ट एक्नॉलेजमेंट का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो जाएगा, हर एक डेटा पैकेट के साथ हम लोग एक सीक्वेंस नंबर रखेंगे 1 2 3 4 लाइक दैट, और एक्नॉलेजमेंट जो रिसीव होगा वो भी ये सेम सीक्वेंस नंबर के हिसाब से होगा। एक्नॉलेजमेंट फॉर सीक्वेंस नंबर 1 या डेटा पैकेट नंबर 1, एक्नॉलेजमेंट फॉर डेटा पैकेट नंबर 2 3 4 5 6 लाइक दैट। देन सीक्वेंस नंबर एक्नॉलेजमेंट में हम लोग क्या बोल रहे हैं, सीक्वेंस नंबर डेटा, बराबर है। लॉस्ट एक्नॉलेजमेंट का प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। डिले एक्नॉलेजमेंट का भी प्रॉब्लम जो है वो सीक्वेंस नंबर से ही सॉल्व होगा, क्योंकि हम लोग डेटा जो सेंड कर रहे हैं उसके साथ भी हम लोग सीक्वेंस नंबर ऐड कर रहे हैं, सो दैट जब डेटा अगर सेंड हो रहा है तो वहाँ पे एग्जैक्टली सीक्वेंस नंबर लिखा हुआ है कि ओके ये सीक्वेंस नंबर का पैकेट आपको अभी रिसीव हो रहा है। तो सपोज अगर सीक्वेंस में अगर चेंजेस भी हो रहे हैं, सपोज 10 नंबर का पैकेट फर्स्ट रिसीव हो रहा है और 7 नंबर का पैकेट बाद में रिसीव हो रहा है, तो भी हम लोग को सीक्वेंस नंबर से पता रहेगा ना कि ओके पैकेट 7 डिले हो गया है। बट स्टिल जब हम लोग कंप्लीट एक फाइल क्रिएट करेंगे तो पैकेट नंबर 7 जो है वो पहले आएगा, पैकेट नंबर 10 बाद में आएगा, और वही वे में हम लोग उनको एक्नॉलेज करेंगे। तो ये सीक्वेंस नंबर बहुत ज़रूरी है फॉर सेंडिंग डेटा एज वेल एज फॉर रिसीविंग द एक्नॉलेजमेंट ऑफ दोज सेंट डेटा। सो दिस आर द थ्री सॉल्यूशंस फॉर दिस 3 प्रॉब्लम्स। सो आई होप ये बहुत सिंपल वे में आपको समझ में आ गया। ओके, सो यहाँ पे वही आपको बोला है सीक्वेंस नंबर। तो सबसे पहले हम लोग को क्या बोला है, फर्स्ट आपको क्या बोला है, टाइम आउट। तो टाइम आउट में क्या काम करेगा, देखो सेंडर है रिसीवर है, सेंडर साइड से डेटा सेंड हुआ, रिसीवर तक नहीं पहुंचा, तो वापस टाइम आउट के बाद देखो ये जो लाइन है ये क्या है, टाइम आउट टाइम है। तो टाइम आउट टाइम के बाद सेंडर ने क्या किया, सेम डेटा वापस सेंड किया, रिसीवर ने उसको एक्नॉलेजमेंट किया, रीट्रांसमिशन ऑफ डेटा आफ्टर टाइम आउट रिजॉल्व्स द लॉस्ट डेटा प्रॉब्लम। देन सीक्वेंस नंबर, तो यहाँ पे बेसिकली इसमें क्या होगा, किसी का तो माइक ऑन है, बंद रखो माइक अपना। निमिषा, ओके। सो यहाँ पे अभी क्या हो रहा है, देखो सेंडर एंड रिसीवर है, सेंडर साइड से डेटा गया, डेटा 1 कंज्यूम, एंड रिसीवर ने क्या किया, उसका एक्नॉलेजमेंट सेंड किया, लेकिन वो एक्नॉलेजमेंट सेंडर तक पहुंचने के पहले लॉस हो गया। तो टाइम आउट टाइम के बाद सेंडर क्या करेगा, वो सेम डेटा वापस सेंड करेगा और रिसीवर वापस उसका ही एक्नॉलेजमेंट भेजेगा। सो दिस सॉल्व्स द सेकेंड प्रॉब्लम जो हम लोगों ने डिस्कस किया। एंड थर्ड क्या है, डिले एक्नॉलेजमेंट। दिस रिजॉल्व्स बाय इंट्रोड्यूसिंग सीक्वेंस नंबर फॉर द एक्नॉलेजमेंट ऑल्सो। तो ये सेम काम जो है वो वहाँ पे भी सॉल्व हो गया। सो आई होप ये बहुत सिंपल टेक्निक है और आप लोगों को समझ में आ गया। एनी डाउट, वर्किंग ऑफ स्टॉप एंड वेट टेक्निक समझ से अभी देखो ये एक डायग्राम से आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा क्या काम हो रहा है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या बोला है, ये डायग्राम देख लो। जो ए है इसने एक फ्रेम सेंड किया, देखो अब यहाँ पे सीक्वेंस नंबर है वो फ्रेम्स के साथ, डेटा फ्रेम्स है, तो फ्रेम 0 बराबर है वो इसने सेंड किया। बी ने क्या किया, वो सेम इसको एक्नॉलेज किया। देन फ्रेम 1 सेंड किया, इसने एक्नॉलेज किया। अब फ्रेम 0 का टाइम आउट जो है बराबर है, देखो फ्रेम 0 वापस मतलब एक नया फ्रेम सेंड हुआ। अब वो फ्रेम सेंड होने के रिसीवर साइड पे वो जाने के पहले ही वो लॉस्ट हो गया, बराबर है। तो टाइम आउट टाइम तक हम लोग वेट करेंगे। देखो फ्रेम लॉस्ट, अ रीट्रांसमिट रिक्वेस्ट विल वर्क, और फ्रेम 0 जो है वो वापस सेंड हुआ, उसका एक्नॉलेजमेंट मिला। देन नेक्स्ट उसमें क्या बोल रहे हैं, फ्रेम 1 सेंड हुआ, उसका एक्नॉलेजमेंट मिलने के पहले वो लॉस हो गया, तो हम लोग टाइम आउट टाइम के लिए वेट करेंगे, फिर वापस वो सेम फ्रेम को हम लोग सेंड करेंगे, बराबर है। अगर बी के पास वो सेम फ्रेम 2 बार आया तो बी क्या कर देगा, उसको एक जो डुप्लीकेट फ्रेम है इसको डिस्कार्ड करके उसका एक्नॉलेजमेंट वापस सेंड कर देगा। सो दिस इज द टेक्निक एंड आई होप दिस टेक्निक इज वेरी सिंपल। जो ऊपर हम लोगों ने 3 चीज़ें पढ़े, 3 प्रॉब्लम समझे, उसके 3 सोल्यूशन समझे, वही सेम आपको यहाँ पे दिया हुआ है। एंड कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं जो हम लोगों ने समझे, वो सेम यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। सो आई होप दिस इज़ वेरी सिंपल फॉर यू। मैं इसका लिंक आपके साथ शेयर कर देता हूँ, आप ये सेम टेक्निक जो है इसको आप याद रख लो। ओके, सो हियर
I'll paste it. So now if we don't have any doubts, so सबसे पहले तो हम लोग एक बार अपना PDF देख लेते हैं जो PDF में से हम लोग डिस्कस कर रहे थे. सो आपको इजीली पता चल जाएगा कि वो PDF में का कौन सा टॉपिक अभी हम लोगों का हो गया है. ओके, सो आई जस्ट शो यू आवर PDF. Just 1 minute. Okay, so as you can see here we have that PDF. So यहाँ पे stop and wait ARQ अगेन आपको यहाँ पे दिया हुआ है. जो मैंने आपको बताया वो सेम यहाँ पे दिया हुआ है. लॉस्ट एंड डैमेज फ्रेम क्या होगा, तो मैंने वो डायग्राम में जो हम लोगों ने देखा वहाँ पे वो सेम आपको दिया हुआ है, वो सेम यहाँ पे भी डायग्राम है. तो वहाँ पे आपको डायग्राम्स थोड़े प्रॉपर दे जिससे बेटर समझ में आ रहा था, तो इसके लिए मैंने वो डायग्राम बताया. अब वो एक बार कंप्लीट प्रॉपरली समझने के बाद में अगर आप यहाँ पे भी समझोगे तो भी आपको ईजिली समझेगा. ओके, देन नेक्स्ट पिगी बैकिंग है. पिगी बैकिंग क्या बोल रहा है, द लिमिटेशन ऑफ डेटा लिंक प्रोटोकॉल is they are all simplex type but in most of application we need full duplex system. Simplex का मतलब क्या होता है, anyone what is simplex? याद है simplex, हाफ duplex, full duplex पढ़ा था हम लोगों ने. हेलो, जल्दी बताओ क्या होगा simplex में. वन वे कम्युनिकेशन या टू वे होगा. यस किसने बोला, बोलो जल्दी से. वन वे होगा टू वे होगा? वन वे होगा सर. ओके, वन वे होगा. तो सेंडर और रिसीवर कब डेटा अपने साइड से सेंड करेंगे, एक होने के बाद में ही दूसरा सेंड करेगा, बराबर है. सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड रिवर्स डायरेक्शन, ये सर्टेन पॉइंट्स चल रहे हैं जिसमें हम लोग क्या बोलेंगे, इन मोस्ट ऑफ केसेस कैपेसिटी ऑफ रिवर्स चैनल इज वेस्टेड एज यूजर इज पेइंग फॉर अ कॉस्ट ऑफ 2 सर्किट्स बट एक्चुअली यूजिंग 1 सर्किट. मतलब क्या हो रहा है, एट अ टाइम वो या तो सेंड कर रहा है या फिर सिर्फ एक्नॉलेजमेंट के लिए वेट कर रहा है. तो मतलब वो बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन के लिए पे कर रहा है, लेकिन वो यूज़ क्या कर रहा है, वो यूज़ सिर्फ वन वे सेंडिंग होगा और फिर वो सेंड कंप्लीट होने के बाद ही फिर रिसीव होगा. तो हम लोग पे एक्स्ट्रा के लिए कर रहे हैं लेकिन वो फैसिलिटी हम लोग यूज़ नहीं कर रहे. दैट इज़ व्हाट वी आर ट्राइंग टू से हियर. और कुछ नहीं है उतना, और कुछ कोई बड़ा टॉपिक नहीं. ओके, गो बैक एंड ARQ ये अभी डिस्कस करते हैं. सो लेट्स डिस्कस दिस पार्ट नाउ. नाउ बिफोर वी स्टार्ट विद गो बैक एंड ARQ मैं आपको एक कंसेप्ट सिखाता हूँ जो स्लाइडिंग जो गो बैक एंड ARQ में काम का है. ध्यान से देखना. आई होप मेरा ब्राउज़र विजिबल है अभी आपको. सो यहाँ पे अगर आप ये फर्स्ट डायग्राम अगर आप देखेंगे, ओके वी कैन स्टार्ट विद दिस डायग्राम. तो अब देखो यहाँ पे आपको दिखेगा सेंडर एंड रिसीवर है. ओके, एंड सेंडर एंड रिसीवर दोनों के साइड पे सेंडर के साइड से सर्टन फ्रेम्स जो है वो सेंड हो रहा है और रिसीवर साइड पे वो रिसीव हो रहा है. अब यहाँ पे क्या है, सेंडर साइड से एक विंडो डिफाइन होता है. ओके, और सेंडर बोलेगा कि भाई ये वाले जो फ्रेम्स है वो मैं सेंड कर रहा हूँ. रिसीवर कोई एक स्पेसिफिक फ्रेम के लिए वेट करते रहेगा, वो फ्रेम में वो विंडो साइज में अगर वो फ्रेम आ रहा है तो ही वो उसको रिसीव करेगा. ओके, वी कैन स्टार्ट फ्रॉम PDF. तो आपको उसमें प्रॉपर डायग्राम मिलेगा, यहाँ पे मुझे प्रॉपर डायग्राम नहीं मिल रहा है. सो इन गो बैक एंड ARQ एक जो पैटर्न आता है विच इज़ कॉल्ड एज स्लाइडिंग विंडो. ओके, स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल. सो देखो गो बैक एंड ARQ बराबर ARQ ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट, ये हम लोग को पता है. वी सेंड टू W फ्रेम्स बिफोर वरिंग अबाउट एक्नॉलेजमेंट्स. मतलब मुझे पता है कि ओके रिसीवर जो है वो 10 फ्रेम्स तो इजीली रिसीव कर सकता है, तो एक्नॉलेजमेंट मिला नहीं मिला उसके पहले मैं क्या करूँगा, 10 फ्रेम्स सेंड कर दूंगा. ओके, वी कीप कॉपी ऑफ दिस फ्रेम अंटिल एक्नॉलेजमेंट अराइव्स. दिस प्रोसीजर रिक्वायर्स एडिशनल फीचर टू बी एडेड टू स्टॉप एंड वेट ARQ. मतलब स्टॉप एंड वेट से एक स्टेप आगे हम लोग जा रहे हैं. तो स्टॉप एंड वेट के ऊपर हम लोगों ने कुछ एक नया फीचर ऐड किया, और वो फीचर क्या ऐड किया कि हम लोग अभी यहाँ पे 1 by 1 देखो स्टॉप एंड वेट में क्या हो रहा था, 1 by 1 हम लोग पैकेज सेंड करते जा रहे थे.
बराबर है। और हम लोग रुकेंगे कब जाके, जब आई मीन वो फ्रेम का एक्नॉलेजमेंट मिलेगा, फिर हम लोग नेक्स्ट फ्रेम सेंड करेंगे, है ना, ये कर रहे थे हम लोग। बट अभी हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, देखो सबसे पहले हम लोगों ने बोला है कि अगर रिसीवर जो है वो, मुझे पता है कि 10 फ्रेम तो बहुत आराम से वो रिसीव कर सकता है, तो मैंने विदाउट थिंकिंग अबाउट द एक्नॉलेजमेंट मैंने 10 फ्रेम सेंड कर दिए। अब 1 बाय 1 मैं वेट करूंगा वो 10 फ्रेम्स का एक्नॉलेजमेंट के लिए। देन नेक्स्ट क्या है, सीक्वेंस नंबर्स है, ये हम लोग को पता है। फ्रेम्स फ्रॉम सेंडिंग स्टेशन आर नंबर्ड सिक्वेंशियली, 1 2 3 4 ये सीक्वेंस में आएंगे। हाउएवर बिकॉज वी नीड टू इंक्लूड sequence number of each frame in header, we need to set a limit. If the header of a frame allows m bit for sequence number, the sequence number range from 0 to 2 million numbers. For example, if m is 3, the only sequence numbers are 0 from 7 inclusive. However, we can repeat the same sequence. इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि मैक्सिमम सीक्वेंस नंबर, सपोज यहाँ पे देखो मैक्सिमम सीक्वेंस नंबर सपोज 7 तक ही अलाउड है, तो मैंने क्या किया है, 0 से पैकेट नंबर चालू किया, 0 से मैंने पैकेट नंबर्स कहाँ तक गया, 7 तक, देन वापस सेम सीक्वेंस नंबर वापस रिपीट होगा। दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू से। याद रखो एक मैक्सिमम लिमिट होता है कि इतने नंबर तक के सीक्वेंस नंबर्स आप बना सकते हो। तो सपोज यहाँ पे हम लोगों के पास जो सीक्वेंस नंबर का रेंज है वो क्या है, 0 to 7। तो जैसे ही मेरे पैकेट 0 to 7 कंप्लीट होंगे, वापस जो नेक्स्ट पैकेट है वहाँ पे मैं वापस मेरा सीक्वेंस नंबर कहाँ से चालू करूँगा, 0, अगेन इट गोज अप टू 7, then वापस 0, again it goes up to 7, then again 0, it goes up to 7. So this is the main pattern which is continuous till आपके सारे पैकेट सेंड नहीं होते हैं। ओके, यही बात याद रखो। एक लिमिट होता है कि आप जो सीक्वेंस नंबर प्रोवाइड कर सकते हो वो 0 to 7 तक का ही कर सकते हो। इन आर एग्जाम्पल हम लोगों ने बहुत सिंपल रखा है, 0 to 7 ही। कंप्यूटर टर्म्स में ये लिमिट काफ़ी बड़ा होता है, लेकिन हम लोगों के पास ये एक छोटा सा लिमिट है, तो ये पॉइंट याद रखना है आपको। तो हम लोगों का लिमिट कंप्यूटर, अभी हम लोग जो एग्जांपल समझ रहे हैं उसमें क्या है, 0 to 7। तो अगर मेरा पैकेट मेरा नंबर सीक्वेंस नंबर अगर 7 के ऊपर जा रहा है, 8 9 10, तो वापस मैं वहाँ पे जो नंबर्स अलॉट करना चालू करूँगा वो कौन से रहेंगे, 0 1 2 3 लाइक दैट। ओके, आई होप यहाँ तक समझ में आया। तो यहाँ पे हम लोग वही सेम पॉइंट की बात करें तो सीक्वेंस नंबर्स कैसे रहेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7, अगेन 0 1 2 3 4 5 6 7, एंड अगेन इट गोज ऑन। सेंडर स्लाइडिंग विंडो, after sender side to hold outstanding frame until they are acknowledged, we use the concept of a window. We imagine that all frames are stored in a buffer. बराबर है, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो भी फ्रेम्स हम लोग सेंड करेंगे, जो भी डेटा हम लोग सेंड करेंगे, सेंडर जो भी सेंड करेगा रिसीवर साइड पे, अगर वो सारे एट अ टाइम अगर रिसीव नहीं होते तो वो रिसीवर के पास जो बफर है उसमें जाएंगे वो सारे फ्रेम्स। बराबर है। द आउटस्टैंडिंग फ्रेम्स are enclosed in a window. The frames to the left of the window are those that have already been acknowledged and can be purged. मतलब आप उसको बाहर निकाल सकते हैं। And those to the right side of a window cannot be sent until the window slides over them. The size of the window is at most 2 raised to m minus 1। मतलब अगर मेरा जो सीक्वेंस नंबर है वो 0 to 7 तक का है, तो उसमें से मतलब आपने सीक्वेंस नंबर कितना दिया है, 0 to 7, मतलब टोटल आप 8 फ्रेम्स को कंटिन्यूअस कोई तो एक सीक्वेंस दे सकते हो। बराबर है। तो वो टाइम पे हम लोगों का जो सीक्वेंस नंबर जो फ्रेम विंडो साइज रहेगा वो आपका जो टोटल, जैसे यहाँ पे आपको क्या बोला है, आप मैक्सिमम जो फ्रेम सेंड कर सकते हो वो 0 से लेके 7 तक आप सीक्वेंस नंबर दे सकते हैं। उसके बाद अगर 8th वाला आया तो वापस आप उसके लिए नंबरिंग कहाँ से चालू करेंगे, 0 से चालू करेंगे। तो 0 to 7 मतलब टोटल आपके जो पैकेट्स हुए वो कितने हुए, 8 हुए। बराबर है। तो आप ये जो भी 8 पैकेट्स है उसमें से -1 कर दो, उतना ही आपका विंडो साइज रहेगा। मैक्सिमम उतना बड़ा रहेगा, उससे छोटा ही हम लोग बहुत बार करते हैं, लेकिन मैक्सिमम उतना बड़ा रहेगा, उससे बड़ा नहीं हो सकता। बराबर है। तो यहाँ पे देखो हम लोग के पास मैक्सिमम जो हम लोग फ्रेम्स को नंबरिंग कर सकते हैं वो 0 to 7 तक का कर सकते हैं। तो मेरे पास जो सबसे बड़ा जो अभी यहाँ पे विंडो साइज है वो कितना है, 7 का है। बराबर है, मतलब 0 to 6 तक का है ना। हम लोगों ने उस एक जो नंबर है उसमें से माइनस कर दिया, मतलब टोटल आपका जो भी सीक्वेंसिंग नंबर्स रहेंगे 0 to 7 तक का ही अगर मुझे नंबरिंग अलाउड है तो उसमें से -1 कर दो, वही आपका मैक्सिमम विंडो साइज रहेगा। और या उससे छोटा करते हैं हम लोग कभी कभी, अगर सेंडर उतने पैकेट्स या उतने फ्रेम्स एट अ टाइम रिसीव नहीं कर पा रहा है तो। ओके, देन सेंडर स्लाइडिंग विंडो,
तो अब यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, रिसीवर साइड से स्लाइडिंग विंडो बाय डिफॉल्ट मैक्सिमम कितना डिफाइन हो रहा है, आप जितने नंबरिंग अपने फ्रेम्स पे कर सकते हो, बराबर है, उससे -1 करो, उतना आपका सेंडर साइड का विंडो साइज रहेगा। तो मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, 0 to 7 तक की नंबरिंग हम लोग सेंडर साइड से अलाउड है। उसके बाद अगर 8 वाला पैकेट आया तो वापस हम लोग नंबरिंग कहाँ से चालू करेंगे, 0 to 7, और नए पैकेट्स आए तो 0 to 7 ये नंबरिंग होगा। तो उसमें अगर 0 to 7 में अगर मैं -1 करूँगा तो मेरा विंडो साइज जो होगा वो कहाँ से कहाँ तक का होगा, 0 to 6 तक का होगा। मतलब टोटल मेरा विंडो साइज सेंडर एंड पे कितना हो गया, 7 का हो गया। लेकिन जब हम लोग रिसीवर साइड पे बात करते हैं तो रिसीवर साइड पे जो स्लाइडिंग विंडो होता है वो हमेशा एक ही बिट का होता है, याद रखो। सेंडर जो है वो क्या बोल रहा है कि भाई मुझे पता है कि रिसीवर जो है वो 7 फ्रेम्स एट अ टाइम रिसीव कर सकता है, तो मैं ये 7 फ्रेम्स का मैं विंडो बना के रख रहा हूँ कि भाई ये 7 फ्रेम में आपको सेंड करने वाला हूँ। रिसीवर अब 1 by 1 वो फ्रेम्स को रिसीव करेगा और जैसे जैसे वो एक्नॉलेजमेंट देते जाएगा फिर हम लोग अपने विंडो को स्लाइड करते जाएंगे। जैसे यहाँ पे विंडो के ये लेफ्ट साइड पे अगर आप देखेंगे 5, 6, 7 है, जो पूरा मैंने अभी हाईलाइट किया हुआ है, ये वो वाले फ्रेम्स है जो ऑलरेडी सेंड हो गए। इसको आप अपने सिस्टम से बाहर निकाल सकते हो, इसका एक्नॉलेजमेंट आ गया है, ये रिसीवर के साइड पे सक्सेसफुली रिसीव हो गए। और ये जो विंडो है उसके राइट साइड वाले जो है ये वाले, बराबर है, ये वाले जो फ्रेम्स है ये अभी सेंड होने बाकी है, बराबर है, ये अभी तक रिसीवर को मिले नहीं है। तो लेफ्ट साइड वाले वो वाले फ्रेम्स है जो ऑलरेडी मिल चुके हैं, राइट साइड वाले वो वाले फ्रेम्स है जो अभी रिसीव होना बाकी है, जो अभी तक मिले ही नहीं है, और उसके बीच में हम लोगों का विंडो है, बराबर है। तो जो जो फ्रेम्स का एक्नॉलेजमेंट आपको मिलते जाएगा, आप क्या करेंगे, धीरे धीरे अपने विंडो को स्लाइड करते जाएंगे। जैसे समझो कि यहाँ पे अभी मेरा फिलहाल विंडो साइज जो है उसमें कौन से नंबर के फ्रेम्स है, 0 to 6 तक के। अब उसमें समझो कि 0 वाला जो फ्रेम है इसका एक्नॉलेजमेंट मिल गया मुझे, तो मैं क्या करूंगा, अपने विंडो को स्लाइड करके अभी 1 to 7 पे लेके आऊंगा। मेरा विंडो साइज क्या है, 7 का है ना, तो अभी मेरे विंडो में 0 to 6 तक के फ्रेम्स है। अब 0 वाला जो फ्रेम है उसका एक्नॉलेजमेंट मिल गया, तो मैंने अपने विंडो को स्लाइड करके 1 to 7 पे लेके आया, जैसे यहाँ पे किया है। तो सपोज अगर 0 and 1 ये दोनों जो फ्रेम्स है इसका अगर एक्नॉलेजमेंट मिल गया, तो यहाँ पे देखो क्या किया हम लोगों ने, 2 to 0 के ऊपर हम लोग अपना फ्रेम को स्लाइड करके लेके आए। मतलब ये पीछे जो भी ये 0, 1 गया इसका एक्नॉलेजमेंट हम लोगों को मिल गया। अब आप अगर वो सिस्टम में से बाहर भी निकाल देते हो तो भी फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज रिसीवर के साइड सक्सेसफुली रिसीव होने के साथ उसका एक्नॉलेजमेंट मिल गया। तो सेंडर जो है वो मल्टीपल फ्रेम्स सेंड करने के लिए रेडी रहता है हमेशा, सेंडर का विंडो साइज हमेशा बड़ा रहता है, लेकिन रिसीवर को धीरे धीरे उसको रिसीव करना है, बराबर है, उसको प्रोसेस करना है और सिस्टम में स्टोर करना है। तो रिसीवर साइड का जो विंडो होता है उसका विंडो साइज हमेशा 1 रहता है। वो बेसिकली वो क्या करेगा, सपोज कि अगर उसको लास्ट फ्रेम जो रिसीव हुआ है वो अगर 0 वाला है, तो अब सेंडर कितना सेंड कर रहा है उससे मतलब नहीं है, रिसीवर क्या करेगा, फ्रेम नंबर 1 के लिए वेट करेगा। फ्रेम नंबर 1 मिलने के बाद वो सिर्फ फ्रेम नंबर 2 के लिए वेट करेगा, उसके बाद सिर्फ वो फ्रेम नंबर 3 के लिए वेट करेगा और उसी को एक्नॉलेज करेगा। तो मतलब ये सीक्वेंस में चलते रहेगा, बराबर है। आई होप आप सबको समझ में आया। तो यहाँ पे अभी हम लोग क्या बोल रहे हैं, कंट्रोल वेरिएबल, सेंडर हैज 3 वेरिएबल, बराबर है, सेंडर के पास 3 वेरिएबल है। उसका जो सेंडर जो है उसका फर्स्ट जो लेटर आएगा वो जैसे यहाँ पे देखो सीक्वेंस में सेंडर विंडो में क्या रहेगा, फ्रेम एक्नॉलेजमेंट, यहाँ पे जो भी फ्रेम्स रहेंगे ये विंडो के लेफ्ट साइड पे वो सारे वो वाले फ्रेम्स रहेंगे जो ऑलरेडी रिसीव हो चुके हैं रिसीवर साइड पे, राइट साइड पे वो वाले फ्रेम्स रहेंगे जो अभी सेंड होना बाकी है, और सेंटर में वो वाले फ्रेम्स रहेंगे, आपका जो बॉक्स बना है, विंडो बना है, उसमें वो वाले फ्रेम्स रहेंगे जो अभी आप सेंड कर रहे हैं और रिसीवर उसको 1 by 1 सिंगल वे में रिसीव कर रहा है, बराबर है। तो SF का मतलब क्या है, फर्स्ट आपका फ्रेम रहेगा, L का मतलब क्या है, लास्ट फ्रेम रहेगा, और S का मतलब करंटली आप कौन से फ्रेम सेंड करने वाले हो वो है। और रिसीवर साइड पे क्या रहेगा, रिसीवर उसको फर्क नहीं पड़ता आप कौन से आगे सेंड करने वाले हो, उसके पास भी ऑलरेडी डिटेल है कि ओके ये वाले फ्रेम्स जो है लेफ्ट साइड वाले वो मैंने ऑलरेडी एक्नॉलेज किए, राइट साइड वाले वो फ्रेम्स है जो अभी मुझे आगे फ्यूचर में रिसीव करना है, लेकिन करंटली मुझे कौन सा फ्रेम रिक्वायर्ड है, 0 वाला, तो बस वो 0 वाले फ्रेम पे फोकस करेगा। 0 वाला फ्रेम एक बार उसको मिल गया, बाद में वो अपना विंडो स्लाइड करके किस पे लेके आएगा, 1 पे लेके आएगा, फिर वो सिर्फ किस पे फोकस करेगा कि ओके अभी मुझे फ्रेम नंबर 1 मिलना चाहिए। रिसीवर 10 फ्रेम एक साथ सेंड कर रहा है उससे उसको मतलब नहीं है, वो खाली कौन से फ्रेम के लिए वेट करेगा, फ्रेम नंबर 1 के लिए,
वो मिलने के बाद में वो फिर अपना विंडो स्लाइड करके किस पे लेके आएगा, फ्रेम नंबर 2 पे। गेटिंग, सो दिस इज द सिनारियो विच गोज ऑन। और यही सेम मैंने आपको यहाँ पे मतलब ये पीडीएफ में वही सेम आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा। सो देखो नॉर्मल ऑपरेशन कैसे चलेगा, फर्स्ट फ्रेम इज लास्ट फ्रेम है, बराबर है, और करंटली हम लोग कहाँ पे, फ्रेम नंबर 0 पे। एस जो है वो करंट फ्रेम बता रहा है, तो सेंडर ने क्या किया, ये फ्रेम सेंड किए, लेकिन रिसीवर किसके लिए वेट कर रहा था, सिर्फ 0 के लिए, तो उसने सिर्फ 0 रिसीव किया। ये सेम सीक्वेंस वापस कंटिन्यू रहा। अभी आप कौन सा फ्रेम सेंड हो रहा है यहाँ से, 1 वाला, तो रिसीवर ने क्या किया, 1 वाला फ्रेम को रिसीव किया और उसको एक्नॉलेज किया। देन ये 2 फ्रेम्स आपके सेंड हो गए, तो आपका विंडो जो है वो स्लाइड होके 220 पे आ गया, देखो है ना। और फिर रिसीवर किसके लिए वेट कर रहा है, फ्रेम नंबर 2 के लिए। वो रिसीव होने के बाद फिर रिसीवर किसके लिए वेट करेगा, फ्रेम नंबर 3 के लिए। तो ये सेम प्रोसेस कंटिन्यू जाते रहेगा। सो आई होप ये बहुत क्लियर है आप सबको। एंड डैमेज और लॉस फ्रेम, डैमेज और लॉस फ्रेम में क्या बोला है, सेंटर साइड से 3 फ्रेम्स, जो विंडो था उसमें कितने फ्रेम्स थे, 0 1 2, 3 फ्रेम्स थे, बराबर है। रिसीवर ने कौन सा रिसीव किया, 0 वाला रिसीव किया। अब देखो यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला हुआ है, बराबर है ना। देन सेंडर साइड से अभी 1 सेंड हुआ, बराबर है, तो 1 का एक्नॉलेजमेंट मिला। देन 2 to 3 2 to 0 आपका फ्रेम साइज हो गया, इस जिसमें से हम लोग फ्रेम 2 सेंड कर रहे हैं। अब फ्रेम 2 रिसीवर साइड पे रिसीव होने के पहले ही लॉस हो गया, बराबर है। तो अब सेंडर क्या करेगा, वेट करेगा फ्रेम 2 का एक्नॉलेजमेंट मिलने के लिए। और जैसे हम लोग को पता है टाइम आउट तक अगर फ्रेम 2 का एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला तो फिर रिसीवर सेंडर साइड से क्या होगा, सेम फ्रेम 2 वापस सेंड होगा, बराबर है। एनी डाउट फॉर दिस। और यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो अभी रिसीवर जो है वो फ्रेम 2 का वेट कर रहा है, और वो ड्यूरेशन में फ्रेम 2 के बदले अगर उसको फ्रेम 3 पहले अगर रिसीव हो रहा है, तो रिसीवर क्या करेगा, वो फ्रेम 3 को डिस्कार्ड कर देगा कि भाई मैं फ्रेम 3 एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं, सबसे पहले आप मुझे फ्रेम 2 ही सेंड करो, बराबर है। ये पैटर्न चलेगा। अब इसमें ड्रॉबैक क्या है, अब देखो कि अगर फ्रेम 2 और फ्रेम 3 दोनों चाहिए ही थे ना, अभी के लिए मुझे फ्रेम 2 वेट कर रहा था, लेकिन वो टाइम पे फ्रेम 2 के पहले फ्रेम 3 आ गया। तो अब क्या हुआ कि जो रिसीवर है उसने फ्रेम 3 डिस्कार्ड कर दिया, क्यों, बिकॉज उसको अभी के लिए फ्रेम 3 रिक्वायर्ड है ना। अब इसमें क्या होगा कि सपोज फ्रेम 2 मिलने के बाद में अभी वापस मुझे फ्रेम 3 सेंड करना पड़ रहा है ना। अगर वही पहले ही अगर जो रिसीवर है उसने पहले ही वो फ्रेम 3 अगर अपने पास अलग से स्टोर करके रखा रहता था, तो ये वापस मेरा यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं होता था ना, सेम फ्रेम 3 वापस सेंड करने के लिए। तो गो बैक एंड ARQ का ये ड्रॉबैक है कि वो सिर्फ वो सीक्वेंस के जो फ्रेम्स है ना उसी को एक्सेप्ट करने के लिए वेट करता है। वो सीक्वेंस के बाहर के अगर आप कोई एक फ्रेम अगर उसको सेंड करने जाएंगे ना, तो वो क्या करेगा, वो फ्रेम्स को डिस्कार्ड कर देगा। और फिर जब वो प्रीवियस सीक्वेंस वाले फ्रेम्स रिसीव होने के बाद में, जैसे फ्रेम 2 रिसीव होने के बाद में वापस आपको फ्रेम 3 सेंड करना पड़ेगा। सो दिस अननेसेसरीली वेस्ट योर बैंडविड्थ। ओके, सो डैमेज और लॉस्ट एक्नॉलेजमेंट वो यहाँ पे कैसे मिलता है वो मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, आप ये पढ़ लेना। नाउ सिलेक्टिव रिपीट ARQ। सिलेक्टिव रिपीट में क्या होगा, बहुत सिंपल है ये पैटर्न। देखो जो मैंने आपको बताया ना वो प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। मतलब रिसीवर साइड से क्या हो रहा है, सेंडर साइड से क्या हो रहा है, फ्रेम सेंड हो रहा है, बराबर है। अब फ्रेम 2 जो है वो रिसीवर साइड पे जाने के पहले क्या हो गया, वो लॉस हो गया, बराबर है। तो फ्रेम 3 आया तो रिसीवर ने क्या किया, उसको डिस्कार्ड कर दिया, है ना। तो अब ये नहीं होना चाहिए। और उसके साथ में जो रिसीवर है वो फ्रेम 3 को डिस्कार्ड नहीं करेगा, लेकिन उसके साथ में वो क्या बोलेगा कि भाई फ्रेम 3 तो मुझे मिल गया है लेकिन फ्रेम 2 नहीं मिला है। ये देखो NAQ मतलब नो एक्नॉलेजमेंट फॉर फ्रेम 2, मतलब रिसीवर सेंडर को पता चलेगा कि ओके फ्रेम 3 जो है वो तो रिसीव हो गया है लेकिन फ्रेम 2 रिसीव नहीं हुआ है, तो आप सिर्फ फ्रेम 2 फिलहाल के लिए सेंड करो। तो इससे क्या होगा, ये आपका बैंडविड्थ जो है वो यहाँ पे बच गया, बिकॉज सिलेक्टिव रिपीट मतलब आप सिर्फ जो स्पेसिफिक एक्नॉलेजमेंट रिसीवर के साइड से नहीं आ रहे, बराबर है, वो ही सिर्फ फ्रेम्स आप सेंड करेंगे। मतलब NAK नो एक्नॉलेजमेंट फॉर फ्रेम 2 ये रिसीवर सेंड करेगा कि भाई फ्रेम 2 नहीं मिला है मुझे, इसका मतलब है। तो सिर्फ वो सिलेक्टेड फ्रेम्स ही वापस रिपीट होंगे, सारे नहीं होंगे। प्रीवियस एग्जाम्पल में हम लोगों ने क्या बोला, फ्रेम 2 से अगर आपका एक्नॉलेजमेंट अगर लॉस होता है तो रिसीवर क्या करेगा, अगर उसको फ्रेम 3 मिलता भी है तो उसको डिलीट कर देगा, है ना। और अगेन वो किसके लिए वेट करेगा, फ्रेम 2 के लिए। तो मतलब फ्रेम 2 से वापस आपको सारे फ्रेम सेंड करना चालू करना पड़ेगा। तो आप सोचो कि अगर मैं 100 फ्रेम सेंड कर रहा हूँ और उसमें से 5 लॉस हो गए, तो आपको वापस वो 5 के साथ आगे के जो भी 50-60 फ्रेम्स है वो वापस रीसेंड करने पड़ेंगे।
लेकिन इन सिलेक्टिव रिपीट में आपका एडवांटेज क्या रहता है, अगर फ्रेम 2 अगर सिर्फ लॉस हुआ है तो उसके बाद के अगर फ्रेम्स आ भी रहे ना तो रिसीवर उसको रिसीव करके अलग से स्टोर कर देगा एंड वापस सीक्वेंस में जो फ्रेम 2 है उसका वेट करेगा वो, बराबर है। ये आपका बेनिफिट रहता है यहाँ पे। सो आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू एवरीवन। एनी डाउट फॉर दिस? एनीवन? Anyone? Any doubts? Say yes or no, guys. Any doubts? Hello? जाग रहे हो ना आप लोग? Okay. No doubts? No doubt. Okay, ठीक है. So now we'll talk about HDLC. We'll just take a 5 minutes break, then we'll start with this topic. Okay guys, so let's start with the next topic. Next topic is high level data link control. Okay, so यहाँ पे क्या बोला है, HDLC high level data link control is a bit oriented protocol for communication over point to point and multi point links. Okay, and it implements automatic repeat request mechanism, ARQ. क्या होता है हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है अभी। सो कॉन्फ़िगरेशन एंड ट्रांसफर मोड्स अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कौन से मोड्स रहेंगे, फर्स्ट आपका नॉर्मल रिस्पॉन्स मोड है। So normal response mode, the station configuration is unbalanced. We have one primary station and multiple secondary station. A primary station can send command and secondary station can only respond. याद रखो, primary station can send a command and secondary station can only respond to that. बराबर है, इसको आप क्या बोलेंगे, normal response mode बोलेंगे. So normal response mode is used for both point to point as well as multi point link. सो यहाँ पे देखो पॉइंट टू पॉइंट क्या बोला है, प्राइमरी स्टेशन है मेरे पास, प्राइमरी स्टेशन ने कमांड सेंड किया, सेकेंडरी स्टेशन उसको सिर्फ रिस्पॉन्ड करेगा जो कमांड मिला है उसको। सेम वे यहाँ पे अगेन पॉइंट टू पॉइंट है, यहाँ पे प्राइमरी स्टेशन है उसने कमांड सेंड किया, नाउ वी हैव मल्टीपल सेकेंडरी स्टेशन और ये मल्टीपल सेकेंडरी स्टेशन क्या करेंगे, रिस्पॉन्ड करेंगे टू दैट प्राइमरी स्टेशन, दैट्स इट, नथिंग एल्स। दिस इज व्हाट वी मीन बाय मल्टी पॉइंट। असिंक्रोनस बैलेंस मोड, असिंक्रोनस बैलेंस मोड में क्या होगा, we both can send command as well as response. This is what we mean by asynchronous one. So I hope ये बहुत सिंपल है। जो हम लोगों ने फर्स्ट पढ़ा उसमें क्या था कि एक कमांड सेंड कर सकता है, दूसरा उसको एक्नॉलेज कर सकता है, बट इन दिस पार्ट द डिफरेंस क्या है कि दोनों कमांड और रिस्पॉन्स दोनों सेंड कर सकते हैं। मतलब फर्स्ट कैन सेंड कमांड, सेकेंड कैन रिस्पॉन्ड टू देम, then second can send a command and first can respond to them. So this is what we mean by asynchronous balanced mode. So I hope this is very much clear to everyone. Okay, now what is frames, क्या होता है ये सब हम लोगों को पता है। आई फ्रेम मतलब इंफॉर्मेशन फ्रेम रहेगा, एज नेम सजेस्ट इंफॉर्मेशन फ्रेम मतलब इट प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द फ्रेम विच वी हैव सेंड, द सीक्वेंस नंबर एंड अदर डिटेल्स ऑफ दोज फ्रेम्स। Supervisory frame, it basically makes sure that the frame is whether the frame is received properly or not, supervision का काम करेगा। And unnumbered frame का मतलब क्या रहेगा, U frames रहेंगे, है ना, जिसके ऊपर कोई sequence numbers नहीं रहेंगे। So these are some reserve frames for system related informations. Okay, उसके बाद यहाँ पे frame formats है। frame formats थोड़ा एक अलग टॉपिक है जो हम लोग वन बाय वन समझते हैं। ओके, नाउ बिफोर वी स्टार्ट विद दिस टॉपिक, लेट मी नो, डू यू हैव एनी डाउट्स? ओके, सो नो डाउट्स फ्रॉम योर साइड, सो विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट टॉपिक। सो देखो यहाँ पे अभी हम लोग ये वाला जो टॉपिक पढ़ेंगे ना वो ये PDF में से पढ़ेंगे। ओके, सो जस्ट गिव द टाइटल, हाई लेवल डेटा लिंक कंट्रोल। क्या बोला है देखो, इट इज अ बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल फॉर कम्युनिकेशन ओवर पॉइंट टू पॉइंट एंड मल्टी पॉइंट लिंक्स। जो अभी हम लोगों ने PDF में से पढ़ा वही है, बट आपको यहाँ पे ये नोट करते जाना है। ट्रांसफर मोड्स आपके दो रहेंगे, नॉर्मल रिस्पॉन्स मोड रहेगा, असिंक्रोनस बैलेंस्ड मोड रहेगा। सो नॉर्मल रिस्पॉन्स मोड में क्या बोला है, स्टेशन कॉन्फ़िगरेशन इज अनबैलेंस्ड, लाइक one primary station that can send command, multiple secondary station that can only respond, point to point and point to multi point दोनों रहे। देन असिंक्रोनस में क्या बोल रहे हैं हम लोग, असिंक्रोनस में देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे हम लोग, इन asynchronous mode configuration is balanced, point to point each station can function as primary or secondary station, मतलब each station can send a command as well as respond to that command. So ये आपका फर्क रहेगा। ओके, नोट कर लो ये जल्दी से, ये वाला स्लाइड। एंड पॉइंट टू पॉइंट देखो, पॉइंट टू पॉइंट
जो हम लोगों का नॉर्मल रिस्पॉन्स मोड है, क्या बोला है, प्राइमरी, पीएस मतलब प्राइमरी स्टेशन है, एसएस मतलब सेकेंडरी स्टेशन है। प्राइमरी स्टेशन ने हेलो सेंड किया, सेकेंडरी स्टेशन ने उसके रिस्पॉन्स में क्या सेंड किया, हाई। देन पॉइंट टू मल्टी पॉइंट नॉर्मल रिस्पॉन्स मोड में प्राइमरी स्टेशन ने कमांड सेंड किया, सेकेंडरी स्टेशन जो है वो 2 रिस्पॉन्स सेंड करेंगे। फर्स्ट सेकेंडरी स्टेशन के पास से एक रिस्पॉन्ड आएगा, सेकेंडरी जो सेकेंड हम लोगों का सेकेंडरी स्टेशन है उसके पास से और एक रिस्पॉन्स आएगा। सो दिस आर द 2 रिस्पॉन्स। देन पॉइंट टू पॉइंट में अब अगर हम लोग नेक्स्ट जो बोलेंगे वो क्या है, असिंक्रोनस बैलेंस मोड। तो असिंक्रोनस बैलेंस मोड में हम लोगों ने क्या बोला है, स्टेशन 1 कैन सेंड कमांड एज वेल एज रिस्पॉन्स, सेम वे स्टेशन 2 कैन सेंड कमांड एज वेल एज रिस्पॉन्स। सो नोट कर लो ये दोनों, ये नोट कर लो, बाद में हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं। सो लेट्स कंटिन्यू विथ नेक्स्ट पार्ट। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अभी आपको यहाँ पे क्या बोला है, here we have in types of frames in HDLC there are 3 types of frames supported by HDLC। इंफॉर्मेशन आई फ्रेम होगा, बराबर है, जिसमें क्या होगा, ट्रांसपोर्ट लेवल पे वो वर्क करता है, यूजर डेटा और कंट्रोल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे स्टोर होगा। नेक्स्ट इज सुपरवाइजरी फ्रेम। ओके, वी कैन डू वन थिंग, वी कैन जस्ट वेट फॉर सम टाइम, यहाँ से हम लोग नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करते हैं, बिकॉज इसके आगे का टॉपिक भी मुझे बताना है, तो वो अगर मैं आज बताऊँगा नेक्स्ट टाइम वापस हम लोग को रिपीट करना पड़ेगा। सो ये एक छोटा सा पार्ट बचा है, ये मैं नेक्स्ट टाइम बताता हूँ, थोड़ा सा डिटेलिंग और है इसमें। ओके।